यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास को कंटिन्यू करते हैं एंड कॉस्टिंग की थ्योरी का आज सेकेंड लेक्चर और लास्ट लेक्चर है जिसमें बचे हुए चैप्टर करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल हमने किया, जिसमें सारे चैप्टर का प्रैक्टिकल मैंने करा दिया है आपको। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो मैंने बोला था चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने वही किया था, चैप्टर नंबर 1। ठीक, बचे हुए थ्योरी जो है चैप्टर 2 से लेके 14 तक, 2 से लेके 15 तक में वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे चैप्टर में वैसे थ्योरी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, बहुत सारे चैप्टर में ऐसे ही थ्योरी है जो हमने पढ़ते टाइम जो कंसेप्ट पढ़े थे वहीं से आएंगे। पर कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी कुछ है जो हमें करने, वो यहाँ पे करने वाले। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं मटेरियल कॉस्ट पे। ठीक है, चैप्टर मटेरियल कॉस्ट पे अगर आपको ध्यान हो तो मटेरियल कॉस्ट में हमने क्या पढ़ा था टॉपिक, जरा याद करिए। मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं एंड यहां से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है इस कंसेप्ट पे। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं डिटेल में पढ़ाया है, और उसको प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करते हैं। मटेरियल कॉस्ट निकालने में क्या क्या कॉस्ट का में क्या हिस्सा होगा, क्या कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होते, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगा तो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सेकेंड, टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक है जो प्रैक्टिकल है और कुछ ऐसे टेक्निक है जो थ्योरी है। प्रैक्टिकल टेक्निक हमने पढ़ रखा है। प्रैक्टिकल टेक्निक में इन्वेंट्री लेवल आता है, ईओक्यू आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो आता है। उसी में हमने एबीसी एनालिसिस भी पढ़ी थी एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का जो स्टोर लेजर है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बचे हुए थ्योरेटिकल टेक्निक में बहुत सारे हैं जो यहाँ पे हम अभी पढ़ने वाले हैं। देख लो, ये लिख रखा है मैंने। प्रैक्टिकल टेक्निक ऑलरेडी हमने कवर्ड कर लिया है, ऑलरेडी कवर्ड। करेक्ट, मैं एक बार आपको ओवरव्यू याद दिला दे रहा हूं क्या क्या मैंने पढ़ा चुका है। ठीक, यहां से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस इंपॉर्टेंट है, ये अभी करने जा रहे हैं। ठीक, और एक छोटा सा रेसिडुअल टॉपिक है मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के ऊपर, ये भी दिखा दूंगा। ये करेंगे साथ ही में थ्योरेटिकल जो टेक्निक्स है, टेक्निक ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल जिससे थ्योरी आता है वो करेंगे। प्रैक्टिकल टेक्निक पढ़ चुके हैं एंड मटेरियल कॉस्ट निकालना ये भी हमने देख चुका है। यहाँ से भी थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, आप इजीली कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ा दिया है। जो टॉपिक बहुत डिटेल में कवर कर दिया है वो ऐसे कवर किया है जहाँ पे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कोई भी क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है, चलो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक में एक टेक्निक होता है मिनिमम मैक्सिमम प्लान। इसमें क्या होता है, दो ही लेवल सेट करते हैं, एक मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल। होता क्या है, जैसे ही मिनिमम लेवल पे आएगा तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे और ऑर्डर रिसीव होते ही मैक्सिमम लेवल तक रिसीव होगा। इन्वेंट्री लेवल में हम बहुत सारे लेवल पढ़ रहे थे, वो बाद में डेवलप हुए। ये जो है ना मिनिमम मैक्सिमम प्लान, ये बड़ा ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें दो ही लेवल होते हैं, एक मिनिमम एक मैक्सिमम। मिनिमम लेवल तक आते ही ऑर्डर प्लेस कर देना है, जब ऑर्डर रिसीव होगा तो मैक्सिमम लेवल पे हो जाएगा। ठीक, इसमें दिक्कत क्या है, ये ईओक्यू का बात नहीं करता, ये क्रिटिकल वैल्यू आइटम का बात नहीं करता। मिनिमम मैक्सिमम लेवल तो ठीक है, पर कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हाईली क्रिटिकल है, जिनके बिना प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो ऑप्शनल इन नेचर होता है, 2 दिन बाद भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लिए सेम ही फॉर्मूला लगाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सेकेंड है टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम में क्या होता था, बिन का मतलब होता है कोई भी स्टोरेज लोकेशन। ठीक, पूरा मटेरियल को 2 स्टोरेज में डिवाइड कर देते थे। एक होता था फर्स्ट बिन या फर्स्ट स्टोरेज या बिन बोलो, लोकेशन बोलो, जहां पे रखते थे मिनिमम लेवल मटेरियल, मिनिमम लेवल या फिर उतना जितना कि सेफ्टी स्टॉक है, और रिमेनिंग मटेरियल कहाँ रखते थे, दूसरे वाले बिन में रिमेनिंग मटेरियल। ठीक, यहां से कंज्यूम करना शुरू करते थे और ये मिनिमम लेवल हमेशा बचा के रखते थे। जैसे ये कंज्यूम हो जाता था हम ऑर्डर प्लेस कर देते थे कि मिनिमम लेवल जब तक बचा रहे, कंज्यूम हो धीरे धीरे, तब तक ऑर्डर वापस से आ जाए।
ठीक, मटेरियल को दो हिस्सों में बांटना है, एक तो मिनिमम लेबर अलग कर देना है और बचा हुआ रिमेनिंग मटेरियल कंज्यूम करेंगे, जैसे कंज्यूम्ड हो जाएगा ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है चलिए अगला है ऑर्डर साइक्लिंग पीरियड। इसमें क्या होता है, मटेरियल को ना पीरियोडिक बेसिस पे रिव्यू करते हैं। मान लो 3 टाइप का मटेरियल है मेरे पास, ए बी सी। अब ये पीरियड 30 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, 60 दिन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, मान लो रिव्यू करने आए कि कितना बचा है, ऑर्डर कब प्लेस करना है, ये तो रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, और आपको लगता है नेक्स्ट रिव्यू डेट से पहले पहले ये खत्म होने वाला है, तो इसको ऑर्डर कर दो, है कि नहीं। जो क्रिटिकल आइटम है, जो अगर क्रिटिकल आइटम खत्म हो गए, क्रिटिकल आइटम नहीं रहे, तो वैसे मटेरियल को तो हमें टाइम से मंगाना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो क्रिटिकल वैल्यू आइटम की रिव्यू पीरियड छोटा रखते हैं, उसको कम कम दिनों में ही रिव्यू करना होता है। ठीक है, चलो ऑर्डर रिव्यूड पीरियोडिकली, ये पीरियड 30 डेज 60 डेज 90 डेज कुछ भी हो सकता है। क्रिटिकल वैल्यू आइटम है तो शॉर्ट रिव्यू पीरियड रखेंगे। ठीक, ऑर्डर इज प्लेस्ड इफ आइटम इज नॉट सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट रिव्यू। ठीक है, अगर हमें लगता है कि अगला रिव्यू डेट से पहले पहले ये खत्म हो जाएगा, तो हमें ऑर्डर प्लेस कर देनी चाहिए, है ना। हमेशा हमें क्या ध्यान देना चाहिए इसमें, डिप्लीशन रेट का मतलब होता है किस रेट से मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा कि किस रेट से मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। इसी से तो आपको पता चलेगा कि कितने दिन में मटेरियल खत्म हो जाएगा, अगले रिव्यू तक ये मटेरियल रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, रिव्यू साइक्लिंग पीरियड में मटेरियल को कुछ कुछ दिनों में चेक करते रहते हैं कि कौन सा खत्म होने वाला है, जिसको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है। जस्ट इन टाइम, ये कंसेप्ट पे बेस है नो इन्वेंट्री पॉलिसी। ये कहता है इट इज बेस्ड ऑन अ जीरो इन्वेंट्री कंसेप्ट, प्रोड्यूस व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड, प्रोक्यूर व्हेन प्रोडक्शन इज डन। यानी कि इन्वेंट्री रखना ही नहीं है, जब ऑर्डर आएगा कस्टमर से उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। प्रोड्यूस व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड, यानी कि कोई भी WIP नहीं होनी चाहिए और कोई भी फिनिश गुड्स नहीं होनी चाहिए। स्टॉक रखेंगे ही नहीं बना के अपने पास, अब बन ही नहीं रहा है तो WIP भी नहीं होगा। तो जब ऑर्डर रिसीव होगा तभी प्रोडक्शन करेंगे, जब प्रोडक्शन करना हो तभी रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। परचेज व्हेन प्रोडक्शन इज डन, जब प्रोडक्शन करेंगे तभी परचेज करेंगे। तो यानी कि रॉ मटेरियल का भी इन्वेंट्री नहीं होगा, तो ना ही WIP फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री है, ना ही रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है, यानी कि जीरो इन्वेंट्री पॉलिसी पे काम करता है। इन्वेंट्री रहेगा नहीं तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा नहीं। ठीक है, दो प्रिंसिपल पे ये ऑपरेट करता है। प्रोड्यूस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो, जब ऑर्डर आए तभी बनाइए। ठीक प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर व्हेन दे वांट। ठीक, प्रोडक्ट जब कस्टमर को चाहिए तभी आप सप्लाई करो, यानी कि फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री मत रखो। प्रोड्यूस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्शन तभी करिए जब कस्टमर का डिमांड आए, यानी कि रॉ मटेरियल भी पहले से ले आके रखने की जरूरत नहीं, उस टाइम आप बाई करो। ठीक है, कहने का मतलब किसी भी चीज का इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, चाहे रॉ मटेरियल का हो, WIP का हो, फिनिश गुड्स का हो। FSN एनालिसिस, F का मतलब होता है फास्ट मूविंग, S का मतलब स्लो मूविंग, N का मतलब नॉन मूविंग। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के बेसिस पे कितना कोई मटेरियल यूज में आ रहा है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो फटाफट प्रोडक्शन में चाहिए, प्रोडक्शन में बहुत यूज होते हैं, उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक, अब देखो ये स्टोर है जिसमें मटेरियल स्टोर है, ये स्टोर का गेट है, करेक्ट। जो फास्ट मूविंग है, जो फटाफट यूज हो रहा है, वो हमें कोशिश करनी चाहिए इश्यू पॉइंट के आसपास ही रखने का, कि फटाफट जब जब जरूरत हो यहाँ से इश्यू हो। जो स्लो मूविंग हो वो थोड़ा अंदर भी रखने से होगा, कभी कभी जरूरत होती है। और जो नॉन मूविंग है ये तो यूज में ही नहीं आता, तो यूज में नहीं होता तो एक काम करिए डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, इसको तो रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, फास्ट मूविंग आइटम रेगुलरली प्रोडक्शन में यूज होते हैं, तो इनका इश्यू पॉइंट नियरेस्ट होनी चाहिए, अभी मैंने आपको समझाया। ठीक, और फ्रीक्वेंटली रिव्यू करते रहो कि ये शॉर्टेज ना हो जाए। ठीक है, स्लो मूविंग आइटम लिटिल फार रख सकते हैं और पीरियोडिक रिव्यू कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, और इसको तो रखने की जरूरत नहीं, डिस्पोज ऑफ कर दो। वेड एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल आइटम को वेड बोलते हैं। ठीक, शॉर्टकट में वाइटल V
ई फॉर एसेंशियल एंड डी फॉर डिजायरेबल। देखिए वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल आइटम मतलब वो आइटम जिसकी अनअवेलेबिलिटी से प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, ये क्रिटिकल आइटम होते हैं। ठीक, ये वाइटल आइटम का मतलब जो चाहिए ही चाहिए प्रोडक्शन के लिए, अगर वो खत्म हो गया तो प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। तो देखो इतना इंपॉर्टेंट आइटम है तो इसका शॉर्ट रिव्यू पीरियड होना चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए कि शॉर्टेज ना हो जाए इसकी, है ना। और साथ ही में स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहिए कि इस पे वेस्टेज कम हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एसेंशियल आइटम, एसेंशियल आइटम का मतलब ये भी जरूरी तो है लेकिन वाइटल नहीं है। ठीक, एसेंशियल है लेकिन वाइटल नहीं है, कहने का मतलब अगर खत्म भी हो जाए तो एक आध दिन में अरेंज करने से काम चलता है। ऐसे आइटम को क्या बोलेंगे, एसेंशियल आइटम। वाइटल क्या था, जो खत्म नहीं होनी चाहिए, अगर वो आइटम शॉर्टेज हो गई तो उसके बाद प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। एसेंशियल मतलब जरूरत है बट इट कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, इसकी पीरियोडिक रिव्यू करेंगे और मॉडरेट कंट्रोल रखेंगे। डिजायरेबल का मतलब ऑप्शनल इन नेचर, हो तब भी बढ़िया, ना हो तब भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इस पे लो कंट्रोल रखेंगे, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं ऐसे आइटम पे। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही में नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टर्म काउंटिंग। स्टॉक टेकिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है पीरियोडिक। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है पीरियोडिक। स्टॉक टेकिंग का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूअस का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे सर्टेन सर्टेन इंटरवल पे, कुछ कुछ दिनों में, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। पीरियोडिक का मतलब सीधा एट द एंड ऑफ ईयर, सर्टेन इंटरवल पे नहीं, ये क्या होता है सर्टेन इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग कब किया जाता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, तो ये पार्ट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का। एंड पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग कब किया जाता है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब जहां पे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इन्वेंट्री का थ्रू स्टोर लेजर, तो इसीलिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देखोगे बिन कार्ड और स्टोर लेजर मेंटेन रहते हैं। ठीक याद रहेगा आपको, लिखा है क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज अवेलेबल आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इश्यू। क्योंकि स्टोर लेजर मेंटेन कर रहे हैं तो हर एक इश्यू या हर एक रिसिप्ट के बाद कितना क्वांटिटी और कितना वैल्यू ऑफ स्टॉक है ये हमें पता रहता है। किसमें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग होती है। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन अ सर्टेन इंटरवल, समझ रहे हो। स्टॉक टेकिंग दूसरा क्या होता है, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब ईयर एंड, ये कब करते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें स्टोर लेजर नहीं बनता पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, इन्वेंट्री की जर्नल एंट्री तो होती है जब जब बाई होता है, और इस केस में क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में स्टोर लेजर है तो क्लोजिंग स्टॉक तो स्टोर लेजर बता देगा, और पीरियोडिकली फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है। यहाँ पे ईयर एंड में फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस मटेरियल कंज्यूम, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एज पर रिकॉर्ड। अगला देखो, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस। इन जनरल मैंने आपको पढ़ाया था मटेरियल लॉस दो टाइप के होते हैं इसी चैप्टर में पहले ही टॉपिक में, जो कि है मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। और बोला था एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है अब नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब विच इज इनहेरेंट टू द नेचर ऑफ बिजनेस, वो लॉस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होगा, इनहेरेंट है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अब नॉर्मल मतलब ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, कई बार अब नॉर्मल रीजन से हो जाता है, एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है, हैवीली लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल रीजन से नहीं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये लॉस नहीं होते। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल लॉस। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसका ट्रीटमेंट भी बताया था कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, रिकवर्ड
फ्रॉम गुड यूनिट, करेक्ट। और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल। ये रिकवर फ्रॉम गुड यूनिट, गुड यूनिट ऑब्जर्व कर लेता है, रिकवर कर लेता है। इसका टेक्निक क्या है, तो मैंने बोला था यूनिट में से नॉर्मल लॉस यूनिट घटाते हैं तो ऑटोमेटिकली गुड यूनिट पे चार्ज हो जाता है। अच्छा, कोई रिकवरी है तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी कॉस्ट में से घटाते हैं, क्योंकि यूनिट में से यूनिट घट रहा है तो कॉस्ट में से रिकवरी घटेगा। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी है तो टोटल डेबिट नहीं करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, नेट ऑफ रिकवरी डेबिट करेंगे। कुछ तो रिकवर हो गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। अब देखो, मटेरियल लॉस में ही थोड़े हमें टाइप्स ऑफ मटेरियल लॉस के बारे में पढ़ना है। ये तो जनरल रूल है कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, रिकवर्ड फ्रॉम गुड यूनिट, अब नॉर्मल लॉस डेबिट करते हैं कॉस्टिंग पीएल में। अब देखो, मटेरियल लॉस के ही कुछ टाइप्स है। पहला है वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब होता है मटेरियल लॉस जो कि ताकि रॉ मटेरियल पे भी हो सकता है, कई बार मटेरियल स्टोर करते हैं तो वेस्टेज हो जाता है, या फिर कई बार प्रोडक्शन प्रोसेस में भी होता है। ठीक, प्रोडक्शन करने के दौरान भी वेस्टेज हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ मटेरियल लॉस है। देखो, इट इज जनरली कनेक्टेड विथ इनपुट, इनपुट से कनेक्टेड है। विजिबल इनविजिबल भी हो सकता है, कई बार विजिबल होते हैं ये लॉस, कई बार इनविजिबल है, प्रोसेस में कुछ डिस्ट्रॉय हो गया पता नहीं चल रहा। इनविजिबल मतलब रिकॉर्ड से पता चल जाएगा, देख के पता नहीं चल रहा। ठीक है, मे और मे नॉट हैव वैल्यू, कई बार ये ऐसी वेस्टेज होते हैं कि बेच के थोड़ा बहुत रिकवरी भी हो सकती है ना। और कई बार जैसे कि इनविजिबल है तो रिकवरी का तो चांस ही नहीं है, तो मे नॉट हैव वैल्यू। ज्यादातर क्या होता है कि जो वेस्टेज है उनकी कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होती। पर स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप आउटपुट पे निकलने वाली चीज है। मान लो रॉ मटेरियल आपने डाला, प्रोसेस में फिनिश गुड्स निकला, उसी में कुछ यूनिट डिस्ट्रॉय होके स्क्रैप हो गए। स्क्रैप कनेक्टेड है आउटपुट से, ये मैंने बताया था इनपुट से कनेक्टेड है, ताकि रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल जो प्रोसेस में डाला है उससे रिलेटेड, पर ये आउटपुट से रिलेटेड है। ठीक, स्क्रैप विजिबल होते हैं तभी तो हम उसको स्क्रैप बोल रहे हैं, जिसको देख ही नहीं सकते उसको स्क्रैप तो बोलते ही नहीं। स्क्रैप का कई बार जनरली हैव इनसिग्निफिकेंट या लो रिकवरेबल वैल्यू। आपने देखा होगा प्रोसेस कॉस्टिंग में भी आउटपुट के साथ अगर स्क्रैप निकलता था तो उसका छोटा मोटा रिकवरेबल वैल्यू भी दिया रहता था। ठीक, लिखा है कई बार स्क्रैप को री इंट्रोड्यूस कर देते हैं, स्क्रैप को कई बार प्रोसेस में वापस से री इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज अ मटेरियल। ये तो समझ में आपको स्क्रैप और वेस्टेज का मीनिंग। डिफरेंस भी यहीं से निकल जाएगा, मैंने डिफरेंस फॉर्म में जानबूझ के लिखा है कि कल को डिफरेंस है तो आप लिख पाओ। ट्रीटमेंट बताइए, अगर वेस्टेज है, नॉर्मल है तो ऑब्जर्व बाई गुड यूनिट्स, है ना, गुड यूनिट पे चार्ज हो जाएंगे। अब नॉर्मल है तो डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल। सिमिलरली अगर वेस्टेज है, सॉरी स्क्रैप है, तो देखो इसमें भी नॉर्मल लॉस है तो ऑब्जर्व बाई गुड यूनिट, गुड यूनिट से रिकवर होंगे। अच्छा, मैंने बोला था ना स्क्रैप का कई बार रिकवरेबल वैल्यू होता है, तो अगर कोई रिकवरी हो गई उसको बेच के तो रिड्यूस फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट। अब नॉर्मल है तो डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल में। अब स्क्रैप कई बार थोड़ा बहुत रिकवरी भी हो जाती है उसको बेच के, तो नेट डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, नेट ऑफ रिकवरी, अगर कुछ रिकवरी हो रही तो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, मान लो 1000 रुपए का स्क्रैप निकला है और मान लो वो बेच के 200 आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पीएल में सिर्फ 8 से लॉस जाएगा और 2 अब नॉर्मल लॉस। यही कहने का मतलब है। वेस्टेज में मैंने क्यों रिकवरी की बात नहीं बोली, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेस्टेज हैव जनरली नो रिकवरेबल वैल्यू। चलिए स्पॉइल, स्पॉइल और डिफेक्टिव में क्या फर्क है। जब कोई गुड्स बनता है ना तो हैवीली डैमेज हो जाए फिनिश गुड्स, बनते वक्त जब फिनिश गुड्स निकलता है बहुत बुरी तरीके से डैमेज होके निकला है जिसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, तो वो है स्पॉइल। स्पॉइल की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती क्योंकि ये हैवीली डैमेज है। पर वही अगर कोई गुड्स, फिनिश गुड्स थोड़ा बहुत डैमेज होके निकले, जिसको फर्दर प्रोसेस करके गुड यूनिट की तरफ बेचा जा सकता है, अच्छी यूनिट की तरफ बेचा जा सकता है, तो वो डिफेक्टिव है। यानी कि डिफेक्टिव का फर्दर प्रोसेसिंग होता है, स्क्रैप का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता। इतना डिफरेंस फॉर्म में इसलिए पढ़ा रहा हूं, कई बार डिफरेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती स्पॉइल की। ट्रीटमेंट बताओ, अगर स्पॉइल नॉर्मल लॉस है तो क्या है, नॉर्मल लॉस गुड यूनिट से चार्ज करते हैं, तो स्पॉइल का जो है
प्रोडक्शन ओवरहेड पे चार्ज कर देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड तो बढ़ता ही है सारे यूनिट कॉस्ट पे, ठीक, जितने भी यूनिट बने तो ऑटोमेटिकली गुड यूनिट से रिकवर हो जाएगा, कोई रिकवरी है तो क्रेडिट कर देंगे प्रोडक्शन ओवरहेड को। अब नॉर्मल लॉस है एसक्यूएल का तो डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल में। डिफेक्टिव है, अब डिफेक्टिव में भी नॉर्मल लॉस है तो ऑब्जर्व बाई गुड यूनिट पे चार्ज करेंगे। कोई रिकवरी है तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से घटाएंगे। कैसे? ये कॉस्ट है और ये रिकवरी है तो नेट जो है वो चार्ज होना चाहिए, है ना, नेट चार्ज होना चाहिए, नेट ऑफ रिकवरी। यही लिखा है कि रिकवरी है तो कॉस्ट से घटेगा। अब नॉर्मल है अगर डिफेक्टिव का लॉस, तो अब नॉर्मल है तो कॉस्ट नेट ऑफ रिकवरी डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल। जितने भी अब नॉर्मल लॉस है कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होते हैं, कोई रिकवरी है तो नेट ऑफ रिकवरी। रिकवरी जनरली कौन से आइटम में हमने पढ़ी थी? डिफेक्टिव में रिकवरी पढ़ी थी, साथ ही में यहाँ पे देखो स्क्रैप में रिकवरी पढ़ी थी। अगला देखिए, अच्छा स्क्रैप और डिफेक्टिव का अगर डिफरेंस पूछे तो स्क्रैप मैंने बोला था आउटपुट से कनेक्टेड है, डिफेक्टिव इनपुट आउटपुट किसी पे भी हो सकता है। इसका बहुत ही लो रिकवरेबल वैल्यू होता है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू पे बिकता है, 1-2 रुपए में बिक जाए। लेकिन ये सेलिंग प्राइस से कम में तो बिकते हैं डिफेक्टिव, पर स्क्रैप जैसे नहीं, स्क्रैप से महंगे में बिकते हैं। ये तो फिनिश गुड्स ही है छोटा मोटा डिफेक्ट के साथ, ये रेक्टिफाई हो सकते हैं डिफेक्टिव, और स्क्रैप जो है ये रेक्टिफाई नहीं होते। ऑब्सोलेंस, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ गुड्स। कई बार गुड्स रखे रखे ही आउटडेटेड हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? कुछ रीजन यहाँ पे लिखा है, देखिए कई बार एक मटेरियल है ना जो हाई क्वालिटी मटेरियल से रिप्लेस हो गया, आपके पास है, उससे ज्यादा बेहतर मटेरियल मार्केट में आ गई, तो ये क्या हो गया? आउटडेटेड। कई बार आपके पास जो मटेरियल है उससे लो प्राइस में बढ़िया मटेरियल मिल रहा है, तो लो प्राइस में कोई नया मटेरियल लॉन्च हो गया तो ये क्या हो गया? ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से भी ऑब्सोलेंस हो जाती है, ठीक है। स्पेयर पार्ट ऑफ ऑब्सोलेट मशीनरी, पुरानी मशीनरी है, ठीक है, मार्केट में नए मशीनरी आ गए, ये बहुत आउटडेटेड हो गया तो इसके स्पेयर पार्ट भी क्या हो गए? ऑब्सोलेंस हो गए, ठीक। अब सिंस ये रख के कोई फायदा तो है नहीं, आज के डेट में आउटडेटेड मटेरियल हो गए, तो क्या करना चाहिए? बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे फटाफट बेच दो, आने वाले दिन में इसका दाम और गिरते रहेगा, आज जो मिल रहा है ले लो, कल को वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो लॉस होगा सेल पे वो डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल में, ये तो सिंपल सी बात है। आओगे रेसिडुअल टॉपिक में छोटा सा ये बताना है मेरे को, बाई चांस एमसीक्यू में पूछ ले। एक होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसका काम पता है क्या है? इसका काम है स्टैंडर्ड मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो तय करना। इसका मतलब क्या हुआ? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताता है कि एक फिनिश गुड्स में कौन कौन सी मटेरियल लगेगा, कितना कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी में लगेगा, ठीक है। मान लो बिस्किट बनानी है, तो कोई तो ये तय करता होगा कि उस बिस्किट में मैदा कितना लगेगा, चीनी कितना लगेगा, खुशबू के लिए फ्लेवरिंग एजेंट कितना लगेगा, है ना। तो ये कोई तो डिसाइड करता होगा, कौन डिसाइड करता है ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट। ठीक, जिस स्टेटमेंट में ये सारी डिटेल लिखी होती है उसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या करता है? डिटेल कंटेन करता है कि कितना स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होगा फिनिश गुड्स बनाने में, याद रहेगा। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गुड्स प्रोड्यूस करना, है ना। अच्छा, इनको गुड्स की जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल का, तो कहां से मांगते होंगे? स्टोर से। स्टोर में गुड्स क्या होता है? स्टोर, नामी स्टोर है, गुड्स को स्टोर करता है। तो ये इसको मटेरियल रिक्विजिशन देता है, रिक्वेस्ट देता है ना, जिस क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भेजता है ना कि मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए, उसको बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक। स्टोर उसके बाद मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है प्रोडक्शन करने के लिए। मान लो कई बार स्टोर के पास भी मटेरियल नहीं है तो परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करने का काम किसका है? परचेज डिपार्टमेंट का। तो स्टोर जब रिक्वेस्ट देता है ना परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई मटेरियल खत्म हो गया है, आप मटेरियल परचेज करो, तो उसको बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन, ठीक।
कौन भेजता है? स्टोर भेजता है। किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। क्यों? मटेरियल परचेज करने के लिए। ठीक। अच्छा, मटेरियल परचेज करने का प्रोसीजर आपको पता है? ऐसे ही नहीं परचेज कर लेते किसी से भी। सबसे पहले हम कोटेशन मांगेंगे या टेंडर। 2-3 सप्लायर है, पूछेंगे भाई आप कितने में दोगे, आप कितने में दोगे, आप कितने में दोगे, हमें टेंडर भेज दो, कॉस्टिंग करके भेज दो। फिर वो हमें भेजेंगे, ठीक, रिक्वेस्ट करेंगे टेंडर, फिर हमें वो कोटेशन भेजेंगे, कितना कितना प्राइस, जो उसमें बेस्ट सप्लायर होगा उससे हम परचेज ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सप्लायर गुड्स भेजेगा, जो कि गुड्स हमारे को स्टोर में भेजेगा अलॉन्ग विथ चालान एंड इनवॉइस। एक होता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, इसका काम पता है क्या? रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को। गुड्स परचेज हुआ, वो पेमेंट करेगा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, तो वो रिकॉर्ड करेगा, है ना। इनवॉइस एक यहाँ पे तो गया ही था, एक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भी इनवॉइस मिलता है पेमेंट करने के बाद। सिमिलरली मटेरियल अगर स्टोर को लग रहा है खराब आ गया है, मटेरियल रिटर्न करना है, तो मटेरियल सप्लायर को रिटर्न भी करेगा। उसके लिए मटेरियल रिटर्न नोट भेजेगा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भी तो पता होना चाहिए कितना परचेज हो रहा है, कितना रिटर्न होगा, उसी को तो रिकॉर्ड करेगा। ये बस आपको याद रखना है। ठीक। 3 इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है, जिसमें ये होता है कि कितना स्टैंडर्ड मटेरियल किस किस क्वांटिटी में लगेगा फिनिश गुड्स बनाने के लिए। एक होता है परचेज रिक्विजिशन, जो स्टोर भेजता है कि भैया परचेज करिए, स्टोर में गुड्स खत्म हो गया। एक होता है मटेरियल रिक्विजिशन, जो प्रोडक्शन स्टोर को भेजता है कि मुझे मटेरियल प्रोवाइड करो, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल की जरूरत है। ठीक। चलो, बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर, ये दोनों परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का पार्ट है। बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है, एक होता है स्टोर। ठीक है, ये रहा स्टोर। स्टोर में होता है स्टोर कीपर, जो इसका ध्यान रखता है, डिटेल मेंटेन करता है। उसके पास बिन कार्ड होता है। बिन कार्ड एक डॉक्यूमेंट है, जितने जितने मटेरियल आते हैं उस पर अपडेट किया जाता है, जितने जितने मटेरियल चले गए उस पर लिखा जाता है कितना आया कितना गया। ठीक। बहुत डिटेल में नहीं होता, पर क्वांटिटेटिव डिटेल बिन कार्ड में मेंटेन करता है। एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ये बनाता है स्टोर लेजर। इसमें क्वांटिटी के साथ साथ वैल्यू की भी डिटेल होती है, किस किस रेट से परचेज हुआ। ठीक। बिन कार्ड में छोटे मोटे डिटेल होते हैं, जैसे कि क्वांटिटी का डिटेल हो गया, कितना आया कितना गया कितना है, इतना पता चलेगा। लेकिन स्टोर लेजर इससे ज्यादा डिटेल में है, कितना आया, किस किस रेट से आया, कितने वैल्यू से आया, कितना इश्यू हो गया, कितना क्लोजिंग स्टॉक किस स्टेज पे बचा है, ये सारा स्टोर लेजर में पता चलेगा। तो बिन कार्ड कौन? स्टोर कीपर मेंटेन करता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। इसमें क्वांटिटेटिव डिटेल होती है, बस इसमें क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू की डिटेल होती है। इसमें एंट्री कब करते हैं? जैसे ट्रांजैक्शन प्लेस होता है, जैसे गुड्स आया एंट्री कर दिया, बिन कार्ड के ऊपर चढ़ा दिया। इसमें कब? ट्रांजैक्शन आर पोस्टेड आफ्टर ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन हो जाती है ना, उसके बाद ही तो स्टोर लेजर बनता है। ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो गई, डिटेल आया कॉस्ट डिपार्टमेंट में, फिर ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है स्टोर लेजर में। ठीक। मतलब ये ट्रांजैक्शन होते ही अपडेट हो जाता है, ये अपडेट होता है कुछ समय बाद। कहने का मतलब ये है, इच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, हर एक ट्रांजैक्शन जब जब होगा तब तब इंडिविजुअली पोस्ट होगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता, कई बार समराइज करके पोस्ट किया जाता है। एक ही दिन में मान लो एक सप्लायर से 2 बार मटेरियल आया, सेम ही रेट का आया, तो दोनों को जोड़ के एक साथ एंट्री प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है, सेम डेट सेम रेट का सेम मटेरियल आया, तो आपको भले ही 2 या 2 से बाद ज्यादा रिसीव हुआ हो, एक साथ पोस्टिंग कर सकते हैं समराइज करके। पर इसमें ऐसा नहीं होता, जब जब जितना जितना आया उतना अपडेट करनी पड़ती है। स्टोर का काम है मटेरियल जॉब के लिए, प्रोसेस के लिए इशू कर देना, करेक्ट। अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मटेरियल ट्रांसफर करता है तो बिन कार्ड में अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पर ये आपको कहाँ पे, ये आपको स्टोर लेजर में दिखाने की जरूरत है। स्टोर लेजर में अगर दिखाएंगे तो कॉस्टिंग पर्पस के लिए जरूरी है। ठीक। कौन से प्रोसेस में मटेरियल कॉस्ट डेबिट होगा ये जरूरी है ना, तो स्टोर लेजर में कई बार इंटर ट्रांसफर जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, पर बिन कार्ड में रिकॉर्ड नहीं करते। चलो, सेकंड चैप्टर जो है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। ठीक है, आओ जरा। एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन में देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन टॉपिक मैंने कवर कर दिया था, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। मेथड ऑफ रिनोमिनेशन पढ़ा दिया था, इस पे भी हो सकता है एक आध थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, जैसे हल्से एंड रोवन इंपॉर्टेंट है। लेबर टर्नओवर, इसमें कुछ थ्योरी पोर्शन है जो रह रहा है।
आइडल टाइम एंड ओवर टाइम पढ़ा के इस पे क्वेश्चन भी कराया है, क्योंकि पहला जो टॉपिक है इसमें ओवर टाइम और आइडल टाइम का कंसेप्ट यूज होता ही होता है। आइडल टाइम अगर नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल आइडल टाइम के एग्जांपल्स, अब नॉर्मल टाइम के एग्जांपल्स और इनके ट्रीटमेंट पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट से। ओवर टाइम, अलग अलग सिचुएशन में ओवर टाइम का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और इस पे 2 क्वेश्चन भी थे, वो भी कराया था। फिर बच क्या गया, बच गया अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, 1 नंबर थ्योरी के लिए। और लेबर टर्नओवर में भी कुछ थ्योरी पोर्शन रह रहा है। आइए जरा लेबर टर्नओवर में देखते हैं। सबसे पहले कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर, ऑर्गेनाइजेशन से एक एम्प्लॉय दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाता है या ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ता है, लेबर टर्नओवर क्यों होता है। तो इसके 3 कारण है, जो भी कारण है उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन मतलब जब इंसान अपने विल से छोड़ के जाए, छोड़ने वाला अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है, इन कारणों को बोलते हैं पर्सनल रीजन। फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, एम्प्लॉय खुद ही छोड़ के जा रहा है बढ़िया जॉब के लिए, बढ़िया जॉब उसे मिल गया। प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू हेल्थ और ओल्ड एज, कई बार इंसान प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेता है, उसको लगता है बहुत काम कर लिया अब मुझे चाहिए रेस्ट, तो उसमें क्या कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं कर सकता, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा है, लेने दो। डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी कई बार इंसान काम नहीं कर पाता, काम छोड़ देता है और एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर हो जाती है, ये भी पर्सनल रीजन है। डिसकंटेंट ओवर, डिसकंफर्ट होना चाहिए ये, डिसकंफर्ट ओवर जॉब एंड वर्किंग कंडीशन। देखो कई बार काम पे कुछ दिक्कतें होती है, वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है ना, जैसे कि आपको ठीक नहीं लग रहा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस वातावरण में आप काम कर रहे हैं, कल्चर वहाँ का सही नहीं है, तो आप काम छोड़ दोगे। और क्या, पर्सनल रीजन मतलब जब एम्प्लॉय अपने पर्सनल कारणों से जा रहा है, चाहे उसको बेहतर जॉब कहीं मिल गई, आपका जो वर्किंग कंडीशन है वो पसंद नहीं आया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहा है, एसेट्रा एसेट्रा। अवॉइडेबल रीजन का मतलब वो रीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे जो गलतियां हैं या ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे जो कमी कमजोरी है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो ठीक कर सकता है, उसको बोलेंगे अवॉइडेबल रीजन। ये रीजन अवॉइड हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ वेजेज एंड सैलरी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेजेज एंड सैलरी कम है, अगर आप ज्यादा दोगे तो एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होगा, कम है तो छोड़ के जा रहे हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, रिक्रिएशन, घुमाओ फिराओ, पिकनिक लेके जाओ, ये सब चीज नहीं करोगे तो एम्प्लॉय कई बार छोड़ के चले जाते हैं। डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब, वर्किंग आवर, वर्किंग कंडीशन, कई बार जॉब का नेचर इतना टॉक्सिक है कि इंसान छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, यानी कि जॉब का जो वर्किंग आवर है, फॉर एग्जाम्पल 12 घंटे काम करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 घंटे काम करा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेगा, एक एम्प्लॉय छोड़ के ही चला जाएगा, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में दिक्कत है, अगर वर्किंग कंडीशन को ठीक करे, वर्किंग एनवायरनमेंट को ठीक करे, तो कई बार एम्प्लॉय छोड़ के नहीं भी जाते, है ना। स्ट्रेंथ रिलेशन विद मैनेजमेंट, सुपरवाइजर एंड फेलो मेंबर, कई बार रिलेशन जो है ना इंसान का मैनेजमेंट के साथ या सुपरवाइजर के साथ वो अच्छा नहीं होता, कई बार सुपरवाइजर ही बदमाश होते हैं, तंग कर रहे होते हैं एम्प्लॉय को, तो उस केस में एम्प्लॉय तो छोड़ के जाएगा ही। तो उस केस में रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए काम करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ दिक्कत है, कौन मतलब फैक्टर क्या है दिक्कत होने का। एम्प्लॉय अगर एक छोड़ के जाए समझ में आता है, बहुत एम्प्लॉय छोड़ के जाए तो एम्प्लॉय में दिक्कत ना होगी, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अनएवॉइडेबल रीजन, इसका मतलब कहने का मतलब ये ऑब्लिगेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू आस्क एम्प्लॉय टू लीव द जॉब, यानी कि एम्प्लॉय अपने मन से छोड़ के नहीं जा रहा, ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूर है बोलने में कि हम आपको नहीं कंटिन्यू करा पाएंगे। इसके कुछ रीजन होते हैं, जैसे सीजनल नेचर, कोई ऐसी जॉब है जो सिर्फ साल के 4 ही महीने आपको अलाउ करती है, मान लो कोई फैक्ट्री है जो साल के 4 महीने प्रोडक्शन करती है, फॉर एग्जांपल वुलन क्लॉथ की फैक्ट्री, उस केस में बताओ बचे हुए 8 महीने कुछ जो वर्कर्स है उनको निकाल भी तो देती होगी, अब क्या कर सकते हैं, अनएवॉइडेबल रीजन है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, कई बार रॉ मटेरियल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, पावर सप्लाई नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, तो उस केस में भी क्या होगा, तो उस केस में भी एम्प्लॉय को जाना पड़ेगा छोड़ के। चेंज इन प्लांट लोकेशन, एक सिटी से दूसरे सिटी में लोकेशन चेंज हो गई प्लांट की, अब बहुत सारे लोग तो मजबूरी बस छोड़ेंगे, या बहुत सारे लोग को छोड़ना ही पड़ेगा जो अपनी जगह नहीं बदल सकते, जो अपनी सिटी नहीं बदल सकते। डिजेबिलिटी, मेकिंग वर्कर अनफिट फॉर जॉब, कई बार डिजेबिलिटी हो जाती है, मान लो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री में हाथों की होना जरूरी है,
कोई डिजेबिलिटी हो गया, जिसके हाथ कट गया और हाथ नहीं है, अनफिट रहा जॉब के लिए, तो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो कोई भी ऐसी डिजेबिलिटी जिसके लिए आप अनफिट हो गए जॉब के लिए, तो उस केस में भी आपको छोड़ना पड़ेगा। डिसिप्लिनरी एक्शन, कई बार एम्प्लॉय बदमाशी करते हैं, कोई ना कोई जो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैनेजमेंट को निकालना पड़ रहा है, तो उस केस में भी ये अनएवॉइडेबल रीजन है। ठीक, अनएवॉइडेबल रीजन मीन्स क्या हो गए? ऑब्लिगेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू आस्क एम्प्लॉय टू लीव, मतलब मैनेजमेंट मजबूर है ये बोलने के लिए कि भैया काम छोड़ के चले जाओ या हम नहीं रख पाएंगे आगे। एवॉइडेबल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट में कुछ दिक्कतें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक करे तो आराम से एम्प्लॉय टर्नओवर कम किया जा सकता है। कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, अगर लेबर टर्नओवर होता है तो ये वहां पे भी एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल पढ़ते टाइम, प्रिवेंटिव कॉस्ट होते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव का मतलब जिससे लेबर टर्नओवर रोकने की कोशिश करा जाए। कुछ ऐसे खर्चे करो कि होने ही ना दिए जाए, जैसे कि वेलफेयर एक्सपेंस पे खर्च करो, मेडिकल पे खर्च करो, पेंशन पीएफ वगैरह दो, तो हो सकता है वो छोड़ के ना जाए। ठीक, एक होता है रिप्लेसमेंट, मान लो छोड़ के गए तब भी कुछ कॉस्ट इनकर्ड होता है, नया इंसान आएगा, उसके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इन सब में खर्चे लगेंगे, है ना, नया आएगा, अनएक्सपीरियंस होगा तो आउटपुट कम बनाएगा, कई बार क्वालिटी ऑफ आउटपुट खराब बनाएगा जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। ये सारे रीजन है। ठीक है, अगला देखो रेमेडी, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है, लेबर टर्नओवर ज्यादा है तो क्या करें? एक तो एग्जिट इंटरव्यू, जाने वाले लोगों से पूछे कि भाई क्या दिक्कत हो गई कि आप छोड़ के जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि कोई आप में दिक्कत है तो उसको ठीक करो, तो ये तभी पता चलेगा ना जब एग्जिट इंटरव्यू लोगे, है ना। दूसरा ये अभी देखते हैं, यूज ऑफ कमिटी, एक कमिटी बना दो जो अच्छे रिलेशन रख पाए एम्प्लॉय से, जो एम्प्लॉय को कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को सोल्व कर पाए, है ना। हेल्दी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन सही रखना चाहिए, इन्वायरमेंट, अगर वर्किंग कंडीशन सही ना हो, जैसे बहुत सारे ऑफिसेज में फीमेल के लिए वर्किंग कंडीशन सही नहीं होता तो वहां पे फीमेल ऑफिस छोड़ के कोई और ऑफिस ज्वाइन करते हैं, है कि नहीं, तो वर्किंग कंडीशन सही रखना जरूरी है। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, सही इंसान रिक्रूट हो सही जॉब के लिए, ये जरूरी है। अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है रिक्रूटमेंट को, किसी को भी रिक्रूटमेंट कर ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में ताकि आपको निकालने की मजबूरी हो सकती है या फिर उसको काम छोड़ना पड़ सकता है। ठीक, जॉब एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, जॉब की नेचर को एनालिसिस करना जरूरी है, क्या काम में अगर कोई चीज है, काम में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक किया जाएगा, है कि नहीं। तो जॉब की नेचर को भी इवेल्युएट करने की जरूरत है कि जॉब की जो वर्किंग प्रोफाइल है उसको ठीक किया जा सके। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट, देखो लेबर कॉस्ट की दो चीज पढ़ रहे हैं, एक तो अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग करेंगे किस पर्पस के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए लेबर कॉस्ट को, कोशिश करेंगे लेबर कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो, है ना। इट इन्वॉल्व 3 एक्टिविटी, एक तो टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग का मतलब कब आ रहे हैं एम्प्लॉय और कब जा रहे हैं, इसको रिकॉर्ड करने को बोलते हैं टाइम कीपिंग। आपको पता होगा इंसान का वेजेस निकालने के लिए ये भी तो रिकॉर्ड करना जरूरी है, आप भी अपने ऑफिस में जाते होंगे तो डेली रिकॉर्ड होता होगा, कितने बजे आप आए, कितने बजे गए, पैसे कटते भी होंगे अगर आप एब्सेंट हो गए तो उसके लिए टाइम कीपिंग जरूरी है। ठीक है, ये कुछ नहीं बस की अटेंडेंस है। उसके बाद क्या करेंगे, अटेंडेंस होने के बाद कैलकुलेशन ऑफ पेरोल, कितना किसका वेजेस बन रहा है ये निकालेंगे। और थर्ड स्टेप क्या है, एलोकेशन ऑफ पेरोल टू पेरोल कॉस्ट टू डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा बन रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका कॉस्ट डिपार्टमेंट पे ही तो चार्ज करना है और डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्ट पे, है कि नहीं। तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। टाइम रिकॉर्डिंग 2 टाइप के हो सकते हैं, एक टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग का मतलब जो मैंने बोला अटेंडेंस लगता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ये, कैलकुलेशन ऑफ वेजेज के लिए, वेजेज निकालना है तो अटेंडेंस जरूरी है। ठीक है, इसके 2 मेथड है, एक मैनुअल, जैसे कि बड़ा पुराना मेथड आपने कहीं देखा होगा रजिस्टर्ड वाली, सरकारी ऑफिस में आज भी होती है, जब जाओ तब अटेंडेंस लगाओ, जब निकलो तब अटेंडेंस लगाओ। दूसरा डिक्स सिस्टम, डिक्स सिस्टम में क्या होता है, डिक्स या टोकन दे दिया जाता था, ये भी पुराने जमाने का सिस्टम है, अब नहीं है। होता क्या है, फैक्ट्री गेट पे आराम से जैसे ही इंटर होगा जो भी लेबर है टोकन रिसीव करेगा, टोकन जब रिसीव किया तब एंट्री हो जाती है, जब वो आते टाइम रिटर्न आते टाइम फैक्ट्री से काम करके टोकन देगा तो उस टोकन के लिए तब एंट्री हो जाएगी। हर एक एम्प्लॉय के लिए जो टोकन लिया है वो टोकन असाइन हुआ होता है, जब वो टोकन प्रोवाइड करेगा फैक्ट्री गेट पे जो इंसान होता है उसको, तो वो दोबारा एंट्री कर देगा कि इतने बजे गया, और वो रिकॉर्ड रखते हैं वेजेस कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है,
मैकेनिकल, ये आजकल आप देखते होंगे, एक तो पंच कार्ड सिस्टम जिसमें कार्ड होता है, पंच करना होता है, और दूसरी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट आता है, फेस स्कैनर आता है ना। बायोमेट्रिक में बायोमेट्रिक फीचर्स को यूज करके जो करते हैं। देखो बायोमेट्रिक फीचर्स में एक चीज तो है, प्रॉक्सी लगाना संभव नहीं है, ठीक है। पंच कार्ड में आपका कार्ड कोई और ले जाके पंच कर देगा, लेकिन बायोमेट्रिक में मान लो फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट तो कोई और नहीं लगा सकता आपके बदले। तो बायोमेट्रिक में प्रॉक्सी वाला सिस्टम नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे देखोगे आज के डेट में बायोमेट्रिक है। टाइम बुकिंग, ये तो था टाइम कीपिंग कि रिकॉर्ड करना अटेंडेंस। टाइम बुकिंग का मतलब कि इस जॉब पे कितना काम हो रहा है ये रिकॉर्ड करना। क्यों? अरे एक जॉब पे कितना खर्चा हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? जब हम ये रिकॉर्ड करेंगे कि उस जॉब पे एम्प्लॉय ने कितना काम किया, तभी तो उस लेबर का या एम्प्लॉय का कॉस्ट उस जॉब पे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिकॉर्डिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या रिकॉर्डिंग टाइम स्पेंड ऑन इच जॉब। किस लिए? जॉब कॉस्ट निकालने के लिए, किस काम का कितना खर्चा हो रहा है ये निकालने के लिए। तो उस काम पे कितना लेबर काम किया ये भी तो जरूरी है, ठीक, कॉस्ट एनालिसिस के लिए। इसका मेथड क्या है? डेली टाइम शीट। डेली टाइम शीट में क्या होता है, एक एम्प्लॉय टाइम शीट बनाता है, सुबह से लेकर शाम तक जितना घंटा वो काम किया, किस जॉब के लिए कितना काम किया, ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। बाद में जब वो टाइम शीट जो होती है डेली टाइम शीट, उसको यूज करके जॉब कॉस्टिंग किया जाता है, ठीक है। वीकली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट में टाइम शीट पूरे वीक के लिए बनता है। एक होता है जॉब कार्ड। जॉब कॉस्टिंग में आपने देखा होगा, जॉब कार्ड का मतलब हर एक जॉब के लिए एक कार्ड बन जाती है, ठीक। उस जॉब पे कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितना क्या खर्चा लगा रिकॉर्ड करते रहते हैं, और जॉब कार्ड के ही बेसिस पे जॉब कॉस्टिंग किया जाता है, ठीक है। जॉब कास्ट के बेसिस पे उस जॉब का कॉस्ट निकाला जाता है। चलो, थर्ड चैप्टर है ओवरहेड, ठीक। थर्ड चैप्टर है ओवरहेड। ओवरहेड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जिस पे थ्योरी क्वेश्चन आएंगे वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड में क्या डिफरेंस है पढ़ा रखा है आप लोगों को, ठीक है। ओवरहेड चैप्टर के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओवरहेड की क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 1 जो थ्योरी था उसमें भी पढ़ाया था, और ऐसे भी ओवरहेड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मेथड, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट में क्या? तो अपॉर्शनमेंट में जो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा ही हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो मेरे पढ़ाने लायक दोबारा इसमें कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इसमें ओवरहेड रेट के बारे में, ऑब्जर्प्शन यानी कि प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करेंगे ये भी पढ़ा रखा है। अंडर ओवर रिकवरी की ट्रीटमेंट 3 मेथड है, थ्योरी क्वेश्चन पूछता है इस पे, ये भी पढ़ा रखा है। तीनों मेथड आपको लिखने पड़ेंगे, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे पूछे। यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था। और 2 और थ्योरी पढ़ा रखा है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटी ये भी पूछता है, और टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट ये भी पूछता है। कई बार तो सिंगल और मल्टीपल रेट क्या होता है 1000 टाइम्स थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारे टॉपिक कवर कर रखे। मशीन और रेट पढ़ा रखा है आपको। अब क्या बच गया? ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ा रखा था आप लोग को, जो यहाँ पे कंप्लीट करना है अपने को। चलो, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस, आपको पता है कॉस्ट शीट पढ़ाते टाइम मैंने बोला था इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में सेपरेटली दिखा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं, नीचे कॉस्ट ऑफ सेल बनाते टाइम, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम इंटरेस्ट कॉस्ट दिखा सकते हैं कॉस्ट का हिस्सा। तो टोटल कॉस्ट का हिस्सा मान सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं मानोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है? इंप्यूटेड कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट है, अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट देने वाली बात है। अब इसमें 2 व्यू है, और जब भी एग्जाम में कोई पूछे या ऐसे भी आपको नॉलेज के लिए, तो आपको दोनों व्यू पता होनी चाहिए। बहुत सारे ऑथर बोलते हैं इसको कॉस्ट का हिस्सा माननी चाहिए, ये रिवॉर्ड टू कैपिटल है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक अपने कैपिटल का। बहुत सारे ऑथर बोलते हैं नहीं, इसे हमें कॉस्ट का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, कोई बोलेगा 10% इंटरेस्ट, कोई बोलेगा 12% इंटरेस्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होगी, कोई बोलेगा कि इंटरेस्ट जोड़ना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये बहुत एक होता है ना, कॉस्ट कंपैरिजन के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। डिफिकल्ट टू एपोर्शन, आपको पता है कॉस्ट को चार्ज करना है प्रोडक्ट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एपोर्शन करना डिफिकल्ट है।
ओवरहेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एपोर्शन करना डिफिकल्ट है, इसलिए हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन यूजुअली किया क्या जाता है रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में ये किया जाता है कि डिसीजन मेकिंग अगर कर रहे हैं ना कि ये चीज एक्सेप्ट करें या ना पड़े, तो उस केस में कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं। लेकिन जो हम प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रहे हैं उसका कॉस्ट निकालना हो या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी हो, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जाता। इसीलिए देखोगे कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया जाता, क्योंकि कॉस्ट शीट बनता किसका है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए क्या लिखोगे, रेगुलर प्रोडक्ट का अगर कॉस्टिंग करना हो या प्रॉफिटेबिलिटी निकालना हो तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मत लो, ये ज्यादा बेहतर है। साथ ही में डिसीजन मेकिंग के लिए अगर कॉस्टिंग कर रहे हैं आप तो कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। आज की डेट में रियल लाइफ में बोलूं तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेता नहीं है, ये इम्प्यूटेड कॉस्ट है। बैड डेप्ट, इसके लिए भी ऑथर्स के दो व्यू है। कुछ लोग कहते हैं बैड डेप्ट क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अराइज होने वाली चीज है। ठीक, सेलिंग ओवरहेड है, सेल्स करते हैं तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत नुकसान है, तो सेलिंग ओवरहेड मानिए इसको, और सेलिंग ओवरहेड मानेंगे तो प्रोडक्ट कॉस्ट में जुड़ेगा। ठीक है, कुछ अतर बोलते हैं नहीं, ये फाइनेंशियल लॉस है, फाइनेंशियल अकाउंट में आनी चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन में आप दिखाओगे फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा तो, लेकिन आप सेलिंग ओवरहेड में इसको नहीं ले सकते। हम लोग कॉस्टिंग में क्या पढ़ा है, हमने कॉस्टिंग में ये पढ़ा है, आपको ध्यान होगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बैड डेप्ट जो था फाइनेंशियल अकाउंट में लेते थे, कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेते थे, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। रियल लाइफ में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलिए, आइडल टाइम, आपको पता है लेबर में आइडल टाइम आपने पढ़ा, लेबर खाली बैठेगा, तो लेबर खाली बैठेगा और पेमेंट करनी पड़ी, वो तो आइडल टाइम का कॉस्ट हो गया लेबर का। पर कई बार खाली बैठा रहता है लेबर और कुछ ओवरहेड भी इनकर्ड हो जाते हैं, तो वो क्या है, आइडल टाइम का कॉस्ट है। क्या करेंगे देखिए जरा, अगर नॉर्मल आइडल टाइम है अनअवॉइडेबल इन द नेचर, ठीक, उस केस में यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट टू रिकवर आइडल टाइम कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे सप्लीमेंट्री रेट को यूज करके। अब नॉर्मल आइडल टाइम है, यानी कि अब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब जो कि अवॉइडेबल होते हैं, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होने वाली चीज नहीं है, आपकी गलतियों की वजह से हुआ है, जैसे कि पावर फेलियर हो गया, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, प्लानिंग फेलियर, ठीक है, फॉल्ट हो गई, ये सारी चीजें ये नहीं होती तो ये आइडल टाइम जनरेट नहीं होता। तो इस केस में कॉस्ट डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल में आइडल टाइम के कॉस्ट। इन्हीं से रिलेटेड एक ये है ट्रेड डिप्रेशन जो है ना, ये भी अब नॉर्मल रीजन है, तो इसका भी जो आइडल टाइम कॉस्ट है डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल में। अगर सीजनल फैक्टर है तो, अब सीजनल फैक्टर है तो हमेशा ही इंपैक्ट होता होगा, हमेशा ही आइडल टाइम हर एक साल क्रिएट होता होगा, है ना, क्योंकि ये तो सीजनल है। तो क्या करेंगे, सबसे बढ़िया ओवरहेड रेट को ही इन्फ्लेट कर दो, जो ओवरहेड रेट चार्ज हो रहा है ना प्रोडक्ट के ऊपर उसी को बढ़ा दो अब नॉर्मल कॉस्ट को कंसीडर करके। ठीक है, ट्रेनिंग कॉस्ट, अब बताओ ओवरहेड में ट्रेनिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, ये तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांट देंगे, तो यही लिखा है ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ए पोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी रीजनेबल बेसिस पे। चार्जेबल एक्सपेंस, ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं, प्राइम कॉस्ट के हिस्सा होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट में आते हैं। पैकिंग, पैकिंग देखो प्राइमरी पैकिंग है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, कहाँ पे पढ़ाता है आपको कॉस्ट शीट में। सेकेंडरी पैकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। इंश्योरेंस अपन स्टॉक, स्टॉक की इंश्योरेंस है, देखो अपोर्शन करेंगे किस, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, डिपार्टमेंट में बांटनी तो पड़ेगी खर्चे को प्रोडक्ट पे चार्ज करने के लिए, किस बेसिस पे, तो डायरेक्ट मटेरियल के वैल्यू के बेसिस पे। स्मॉल टूल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। स्मॉल टूल को आप, जो ये है स्मॉल टूल, इसको बहुत सारे ऑथर बोलते हैं आप एक्सपेंस ट्रीट करो, ठीक, यानी कि एक्सपेंस ट्रीट करने का मतलब पूरा खर्चा राइट ऑफ कर दीजिए एक ही साल में, उस केस में ओवरहेड के खर्चे में आएगा। पर बहुत सारे बोलते हैं ये एसेट है, ओवर द पीरियड यूज होता है, एक से ज्यादा साल यूज होता है, तो इसको एज एसेट ट्रीट करिए। तो उस केस में कॉस्ट माइनस हर एक साल रिवैल्यूएशन करेंगे, रिवैल्यूड वैल्यू, ये जो है एज अ डिप्शन चार्ज करेंगे, कॉस्ट माइनस रिवैल्यूएशन वैल्यू का डिफरेंस जो है इसको डेप्रिसिएशन मान के चार्ज करेंगे। ठीक है, एक साल में भी चार्ज कर सकते हैं ओवरहेड का हिस्सा बना के, या फिर अगर बढ़ा है तो ओवर द पीरियड भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक, एक्सपेंस एज अ एक्सपेंस एक साल में भी चार्ज कर सकते हैं
और कई बार ओवर द पीरियड भी एज एसेट मान के चार्ज कर सकते हैं। करना क्या है, डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, अगर इसे ट्रीट करोगे तो कॉस्ट माइनस रिवैल्यूड वैल्यू, सेम ही लिखा है, चार्ज टू कॉस्ट अब डिपार्टमेंट यूजिंग, जो डिपार्टमेंट यूज कर रहा है उसके कॉस्ट में चार्ज कर दीजिए। व्यू नंबर 1 है एज ए एक्सपेंस। व्यू नंबर 2 बोलता है रिवैल्यू एंड डिफरेंस, रिवैल्यू करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे, कॉस्ट माइनस रिवैल्यूड वैल्यू, और उस डिफरेंस को एज ए डिप्रिसिएशन मान के फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे। ठीक, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट अगर यूज करता हो तो एपोर्शन कर देंगे उनमें। अगला देखो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है, डिपेंड करता है। अगर फैक्ट्री एसेट फैक्ट्री बिल्डिंग से है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट से रिलेटेड है, ऑफिस एसेट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन जो व्हीकल होते हैं उनकी डेप्रिसिएशन हो गई, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। तो ओवरहेड का हिस्सा तो है डेप्रिसिएशन। कई बार डेप्रिसिएशन बांटना पड़ा अगर डिपार्टमेंट में, तो एसेट के वैल्यू के बेसिस पे बांटते थे, याद आ रहा है आपको। मटेरियल हैंडलिंग, अब मटेरियल हैंडलिंग स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा है। ठीक, स्टोर डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है, और सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे बांटते हैं, अब ये आप चार्ज कर सकते हैं, एक तो इश्यू रेट के बेसिस पे कि कितना कितना मटेरियल इश्यू हुआ है किस किस डिपार्टमेंट में, उस बेसिस पे आप चार्ज कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट में। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट देखो यहाँ पे आप, एक होता है रिसर्च और इसके आगे का फेज होता है डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब जहां पे हम नॉलेज एंड फाइंडिंग पता करते हैं। कोई भी नया प्रोसेस, नया टेक्नोलॉजी, नया मेथड अगर डेवलप करना हो तो जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, नया नया चीज फाइंडिंग कर रहे हैं, वो रिसर्च फेज है। डेवलपमेंट फेज जहां पे हमने फाइंडिंग पता कर लिया है, अब डिजाइन कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है, एंड डेवलप कर रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट फेज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में जो खर्चे होते हैं उसको दो हिस्सों में कॉस्टिंग में बांटा गया है। एक, इफ इट इज, ये कॉस्टिंग में भी आपको पढ़ाया था कॉस्ट शीट में, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे कॉस्ट शीट के नोट तो आपको याद आ जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट ऑफ करेंट प्रोडक्ट प्रोसेस मेथड, अगर R&D खर्चा किस लिए है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या प्रोसेस है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे आईफोन लॉन्च होता है हर एक साल, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए भी हर एक साल रिसर्च पे कुछ खर्चे होते होंगे, क्योंकि अगली बार कुछ नया फीचर के साथ आता है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट के साथ आता है। ये जो टाइप के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिस्सा बनते हैं। आप देखोगे कॉस्ट शीट में तो अलग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम R&D कॉस्ट जोड़ा जाता है। इसके अलावा न्यू इनोवेशन के लिए जो रिसर्च करते हैं, न्यू इनोवेशन के लिए जो रिसर्च करते हैं, ये क्या होता है, तो नया इनोवेशन के लिए रिसर्च करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होगा, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कंसीडर करेंगे उसको। ये ट्रीटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसको ये ना लिख के ये याद रखो जो मैंने ये आपको पढ़ाया। ठीक है, साथ ही में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जनरल नेचर का है तो जनरल ओवरहेड का हिस्सा बनता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कई बार मार्केट रिसर्च होता है, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मार्केट रिसर्च करते हैं, मार्केट रिसर्च, उस केस में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का हिस्सा होता है। ठीक है, यही चीज आपके बुक में लिखी हुई है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अनसक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो होती है पर वो अनसक्सेसफुल रह जाता है, उससे कोई इंटेंजिबल जनरेट नहीं होता उस केस में, और खर्चे नॉर्मल है और हमने बजटेड किए थे तो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे और चार्ज करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि रिकवर कर लेंगे। पर खर्चे अगर खर्चे जो R&D कॉस्ट का अनसक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का है, अब नॉर्मल है, बजटेड नहीं थे, अब नॉर्मल कॉस्ट है, तो राइट ऑफ करेंगे PL में। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए अगला है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे पढ़ाना पड़े, सब चीज मैंने पढ़ा रखा है। कॉस्ट शीट पढ़ाते टाइम कॉस्ट शीट बनाने का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। उसके बाद कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ाते टाइम एक एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। वो जो इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ा था ना वहां पे, वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछते रहेगा। ठीक है, चलो अगला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में प्रैक्टिकल में तो हमने देखा था कि प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करके, ये हमने देख रखा है। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड है और कुछ नहीं। थ्योरी में कुछ थ्योरी पॉइंट हमें देखना है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स यूज। अब देखो आपको ध्यान होगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा रखा है आपको पहले ही लेक्चर में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स यूज, जैसे कि एक्टिविटी क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉस्ट पूल क्या होगा, ये भी पढ़ा रखा है आपको। लेवल ऑफ एक्टिविटी ये नहीं पढ़ाया था, अभी पढ़ेंगे। फंक्शन एंड कॉस्ट ड्राइवर, किस एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर होगा, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है, ये भी पढ़ा रखा है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि किस एक्टिविटी का कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है। जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया, है कि नहीं। सेटअप कॉस्ट है तो नंबर ऑफ सेटअप हो गया। तो ये वाली चीज है, ये आपने पढ़ा ही होगा। मशीन ओवर हेड है तो मशीन आवर रेट के बेसिस पे उसके मशीन आवर हो गया कॉस्ट ड्राइवर। तो ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, एक बार स्कैन करोगे प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये मैंने पढ़ाया था। और स्टेजेस इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये दो चीज अभी देखते हैं। ठीक, तो यानी कि इसका भी बहुत सारा थ्योरी आपको पढ़ा रखा है। क्या है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, इसी को कॉस्ट हायरार्की भी बोलते हैं। देखो जितने भी एक्टिविटी होते हैं ना जो कॉस्ट को इनकर्ड करते हैं, एक्टिविटी का मतलब एक्शन दैट इनकर्ड कॉस्ट। अगर आपने सेकेंड टॉपिक ये पढ़ा होगा, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स जो मैंने पढ़ा रखा है, उसमें एक्टिविटी का मतलब लिखाया है एक्शन जो कि कॉस्ट को इनकर्ड करता है। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो बैच लेवल होते हैं, यानी कि उस एक्शन से जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो पूरी बैच के लिए होता है। जैसे कि सेटअप, एक बार मशीन सेटअप करोगे तो एक बैच बनेगा, तो सेटअप का जो खर्चा है पूरे बैच के लिए हो गया, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसको बोलते हैं बैच लेवल, कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं जिसको बोलते हैं यूनिट लेवल, यानी कि उस एक्टिविटी से जो खर्चे इनकर्ड हो रहा है वो पर यूनिट चार्ज होते हैं। कुछ ऐसे एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन सस्टेनेबल एक्टिविटी, यानी कि जो एंटायर प्रोडक्शन के लिए होता है। जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन किया आपने, डिजाइन तो एक बार किया पर जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसी डिजाइन को होगी। ठीक, पार्ट स्पेसिफिकेशन, कोई पार्ट की स्पेसिफिकेशन है, एक बार ही हमें पता करना होता है, एक बार पार्ट स्पेसिफिकेशन है तो उसी को यूज करके आगे बनेंगे। सिमिलरली टेक्निकल ड्राइंग्स हो गए, समझ रहे हो। और कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो फैसिलिटी लेवल होते हैं। फैसिलिटी लेवल का मतलब प्रोडक्शन से डायरेक्ट इनकी संबंध नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ये एक्टिविटी और ये खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि टैक्स कंप्लायंस हो गए, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो गई। ये कोई बैच या कोई इंडिविजुअल यूनिट के लिए होने वाले खर्चे नहीं है, पर ये भी जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिट लेवल, एक्टिविटी इनकर्ड फॉर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि अब देखो ओवरहेड का एग्जांपल देना है क्योंकि एक्टिविटी से जो ओवरहेड इनकर्ड होता है यही हम पढ़ रहे हैं इसमें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, ओवरहेड का ट्रीटमेंट है, ओवरहेड रिलेटेड टू एक्टिविटी। तो यूज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, कंज्यूमेबल हो गया, सप्लाईज हो गया, ये क्या है, यूनिट लेवल एक्टिविटी के इनकर्ड होने वाले कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल है। बैच लेवल एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो इंटायर बैच के लिए होता है, जैसे कि सेटअप किया तो एक बैच बनेगा, जैसे कि ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो एक बैच बनता है उससे। ठीक है, तो ये ऑर्डरिंग सेटअप ये क्या है, बैच लेवल एक्टिविटी है। इनसे जो खर्चे होते हैं जैसे कि सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये बैच लेवल एक्सपेंडिचर है। प्रोडक्शन सस्टेनेबल का मतलब जो एंटायर प्रोडक्शन के लिए होता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन, पार्ट स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल ड्राइंग हो गई, एक बार तो ये होते हैं, फिर उसके बाद इंटायर प्रोडक्शन में यही यूज हो रहे होते हैं। फैसिलिटी लेवल, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होने वाले वो एक्टिविटी है
जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है, जैसे बिल्डिंग का मेंटेनेंस, प्लांट का मेंटेनेंस, टैक्स कंप्लायंस, मैनेजर की सैलरी। हो सकता है इंडिविजुअल प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको सीधा ना दिखे ये खर्चे, पर ये भी जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चलते रहने के लिए। ठीक है, 4 पार्ट में लेवल ऑफ एक्टिविटी या कॉस्ट हायरार्की बांट सकते हैं। स्टेजेज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टेजेज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते थे, याद करिए। एक्टिविटी होते थे ओवरहेड, एक्टिविटी वाइज आइडेंटिफाई करते थे हर एक एक्टिविटी, उसका ओवरहेड, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर, और कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते थे, फिर प्रोडक्ट पे चार्ज करते थे। इसी को बोलते हैं स्टेजेस। बस इतना ही है, ऑलरेडी आपको पता है। देखो, आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्टिविटी, पहले तो एक्टिविटी पता करेंगे कौन कौन से डिफरेंट एक्टिविटी है जिससे ओवरहेड इनकर्ड होते हैं, हर एक एक्टिविटी का कितना कॉस्ट है ये पता करेंगे, आइडेंटिफाई ओवरहेड रिलेटेड टू ईच एक्टिविटी। अच्छा, कुछ एक्टिविटी होते हैं जिसको सपोर्ट एक्टिविटी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टली उनका क्या कॉस्ट ड्राइवर है जो कॉस्ट इनकर्ड कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो क्या करते हैं, सपोर्ट एक्टिविटी का कॉस्ट प्राइमरी पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्राइमरी वाले का कॉस्ट प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। थर्ड स्टेप में स्प्रेड सपोर्ट एक्टिविटी टू प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी कॉस्ट लिख दो। ठीक, अब पता चल गया हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट, तो कॉस्ट ड्राइवर पता करेंगे। डिटरमाइन कॉस्ट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा। उसके बाद बताइए, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर रेट पता करेंगे, और छठे में लिखना होता तो ना लिखो, चलो कोई नहीं, पर अगर लिखना होता तो कॉस्ट ड्राइवर रेट पता करने के बाद क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ओवरहेड प्रोडक्ट के ऊपर। अगला चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंडस्ट्री का क्या सर्विस यूनिट है, डिटेल में पढ़ा रखा है प्रैक्टिकल पढ़ाते टाइम, ये आपको याद होनी चाहिए, ये पूछते ही रहता है। पहला, दूसरा टाइप्स ऑफ यूनिट, कंपोजिट यूनिट और इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वहां से भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये ऑलरेडी करा रखा है आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस यूनिट, किस इंडस्ट्री का क्या, और क्लासिफिकेशन वगैरह। पढ़ना क्या है यहाँ पे, तो 2 थ्योरी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है पूछते रहता है। एक तो सर्विस कॉस्टिंग और प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या फर्क है, और दूसरा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर अप्रोच या मॉडल क्या होता है। ठीक, चलो देखो, सर्विस कॉस्टिंग में क्या होगा कि हम सर्विस इंडस्ट्री की कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, एक सर्विस का कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, और उस सर्विस से कितना रेवेन्यू चार्ज करना चाहिए, कमाना चाहिए, ये निकाल रहे होते हैं। ठीक, सर्विस क्या है, इंटेंजिबल है ना। सर्विस इंटेंजिबल है, तो जो चीज इंटेंजिबल होती है उसकी कोई इन्वेंटरी नहीं होता। पर वही प्रोडक्ट को देखोगे तो प्रोडक्ट टेंजिबल नेचर के होते हैं, तो प्रोडक्ट की इन्वेंटरी भी होती है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा, प्रोडक्ट में आपने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट सुना होगा, यानी कि एक सिंपल यूनिट होता है, पर यूनिट निकालना है। पर यहाँ सर्विस में यूनिट कई बार कंपोजिट यूनिट भी होते हैं, तो कंपोजिट यूनिट का कंसेप्ट आपको सर्विस कॉस्टिंग में दिख जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। थर्ड, सर्विस इंडस्ट्री में सबसे जो मेजर खर्चा है ना, वो इम्प्लॉय कॉस्ट है। इम्प्लॉय मेन एसेट होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के लिए। आईटी के लिए बताओ, सबसे ज्यादा खर्चा किसका होता है, इम्प्लॉय का। पर वही अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बोलेगे तो मटेरियल कॉस्ट भी एक मेजर कॉस्ट एलिमेंट है, क्या, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, अब देखो सर्विस इंडस्ट्री में कॉस्ट ज्यादातर इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है यूनिट प्रोडक्शन से, कि एक यूनिट प्रोडक्शन में कितना इनडायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं। बहुत सारे सपोर्ट कॉस्ट भी होते हैं, सपोर्ट सर्विस कॉस्ट, तो इसीलिए ट्रेसेबिलिटी संभव नहीं है, कॉस्ट को ट्रेस नहीं कर सकते पर सर्विस से। ठीक है, पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में तो बहुत सारे खर्चे डायरेक्ट खर्चे भी होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, और डायरेक्ट खर्चे को ट्रैक करना क्या है, पॉसिबल है। तो डायरेक्ट खर्चे को ट्रेसेबिलिटी के अगर दृष्टिकोण से देखोगे, ट्रेसेबिलिटी के व्यू पॉइंट से देखोगे, तो जो मेजर कॉस्ट है प्रोडक्ट कॉस्टिंग में वो है डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबल है। ठीक है, यही लिखा है, मेजर कॉस्ट कैन बी ट्रेस्ड टू द प्रोडक्ट। ठीक, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, इसमें होता क्या है कि ये
जो गवर्नमेंट है ना वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है। कहती है कि आप क्या करो, मान लो एक रोड का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, ऑपरेट करो, कमाओ, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सम ईयर्स के लिए, मान लो 30 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है, 50 ईयर्स मान लो, इतने साल बनाया कमाया, उसके बाद ये ऑनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी? गवर्नमेंट को। इससे ये प्राइवेट कंपनी को भी फायदा, अपना इन्वेस्टमेंट किया, बनाया, 50 साल तक रेवेन्यू जनरेट किया, है ना, प्रॉफिट कमाया, उसके बाद गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाएगी। विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं वो 20-30 साल भले ही उससे रेवेन्यू गवर्नमेंट को ना है, पर जो पैसे लग सकते थे और पैसे है नहीं सरकार के पास, तो बिना लगाए बन भी तो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन ट्रांसफर कर देते हैं ऑनरशिप, तो ऑनरशिप किसका हो जाता है? गवर्नमेंट का हो जाता है। ठीक, तो बिल्ड यानी कि बनाओ, ऑपरेट, और लास्ट में क्या कर दो? गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो कमाने के बाद। अंडर दिस मॉडल गवर्नमेंट आउटसोर्स पब्लिक प्रोजेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्रोजेक्ट स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? डिजाइन करता है, फाइनेंस करता है, खुद ही अपना पैसा लगाता है, कंस्ट्रक्ट करता है और ऑपरेट करता है फैसिलिटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। ठीक, और आफ्टर स्पेसिफाइड कंसेशन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के लिए, जितने साल के लिए एग्रीमेंट हुआ होता है उतना साल यूज करता है, उससे रेवेन्यू कमाता है, उसके बाद ट्रांसफर कर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। ये एक क्या है? अप्रोच ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट पार्टिसिपेशन, प्राइवेट प्लेयर्स को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मॉडल है। सबसे पहले वर्ल्ड में सिंगापुर कंट्री ने बीओटी मॉडल को यूज करके अपने आप को डेवलप किया था। आज के देश में देखोगे तो सिंगापुर वेल डेवलप कंट्री है, सिंगापुर बहुत ही एक रिच कंट्री है। ठीक, जिन्होंने बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल को एक जमाने पहले यूज किया था, जब दुनिया ने ये सारी कॉन्सेप्ट को यूज करना स्टार्ट भी नहीं किया था। चलो नेक्स्ट चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, अब मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और आपको ध्यान होगा ये थ्योरी ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो ये यहाँ पे कवर नहीं किया है। जो चीज मैंने चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक, चाहे वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से हो, बेसिक कंसेप्ट हो, या फिर सीबीपी एनालिसिस हो, ठीक, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग और उनका रिकॉन्सिलेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल चैप्टर देखे। ठीक, वहां पे क्या नहीं पढ़ाया था? तो वहां पे दो चीजें नहीं पढ़ाई थी, वो दो चीजें यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ये बहुत आसान है। जो मार्जिनल कॉस्टिंग बच्चा समझ रखा है ना, लेक्चर नंबर 1 कर रखा है, उसके लिए तो ये थ्योरी कुछ भी नहीं। और एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ठीक, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, आओ जरा। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है, एक तो फिक्स कॉस्ट में और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट में। इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है, डिटेल में जो बच्चे ने मार्जिनल कॉस्टिंग मेरे से पढ़ रखा है ये पॉइंट एकदम उसको बेसिक लगेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमें डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करना है मार्जिनल कॉस्टिंग, और डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को देखा जाता है। और कौन से डिसीजन मेकिंग, ये भी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा रखा है मैंने। फिक्स कॉस्ट को मानते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट मींस राइट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट या रेवेन्यू से घटने वाले खर्चे तो है पर प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। ये भी आपको वहां से याद आ जाएगा, आपने देखा होगा प्रॉफिट कैलकुलेशन जब मैंने पढ़ाया अंडर मार्जिनल एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन, तो वहां पे ध्यान दिया होगा जब आपने मार्जिनल के अंडर प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे थे तो डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन की वजह से डिफरेंस आएगा मार्जिनल और ऑब्जॉर्प्शन में। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी और रिकॉन्सिलेशन में करके भी दिखाया था। ठीक है, चलो, प्राइस इज डिटरमाइन विथ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्योंकि ये प्राइस डिसीजन मेकिंग वाली है, रेगुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं है।
जैसे कि नया ऑफर आया उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, या उसको कितना प्राइस कोट करे, ये मार्जिनल कॉस्टिंग बताता है। तो इसीलिए सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ध्यान दिया जाता है। एडवांटेज क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग का? तो देखो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। मेक और बाय डिसीजन लेना हो, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर लेना हो, वहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर दें, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग नहीं। कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर कैसे? देखो इसमें कॉस्ट को दो हिस्से में बांटते हैं, एक फिक्स और वेरिएबल। आपको पता होगा फिक्स कॉस्ट की कंट्रोल रहता है इंसान पे। फिक्स कॉस्ट हम बजटेड देखते हैं, चार्ज करते हैं, उसके बाद एक्चुअल इनकर्ड होता है, अंडर ओवर रिकवरी पता करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसका। तो हमें पता होता है फिक्स कॉस्ट की अंडर ओवर रिकवरी कितनी है, अगली बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो इसको हम ध्यान नहीं देते, ये बस इनकर्ड होते रहता है प्रोडक्शन के अनुसार। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट अलग हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट को बजटेड वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करना आसान हो जाएगा, और बजटेड वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल रख सकते हैं। यही वेरिएबल और फिक्स अलग नहीं करते, टोटल कॉस्ट इनकर्ड होता, टोटल कॉस्ट पता करते, तो कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड हो रहा है जितना बजट होना चाहिए उससे, क्योंकि उस केस में तो टोटल कॉस्ट हम बस ध्यान दे रहे हैं। आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा था और ब्रेक इवन पॉइंट का चार्ट भी देखा था हमने। ब्रेक इवन पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि कितना बनाए, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल नहीं है जहाँ पे प्रॉफिट या लॉस कुछ नहीं होता, जीरो प्रॉफिट पे खड़े होते हैं या जीरो लॉस पे खड़े होते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े होते हैं, है ना। तो ब्रेक इवन से कम अगर प्रोडक्शन करके सेल कर पाएंगे तो बनाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए हमें कितना बनाए ये पता चलता है ब्रेक इवन चार्ट से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है। बहुत सारे शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करके, इसीलिए, और शॉर्ट टर्म डिसीजन के बारे में बहुत सारे पढ़ा भी रखे हैं आपको डिसीजन मेकिंग। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होता है। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ट्रू एंड बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट देता है। आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटता है, कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें से फिक्स कॉस्ट घटता है, प्रॉफिट आता है। देखो ये जो फिक्स कॉस्ट है इसको पीरियड कॉस्ट मानता है मार्जिनल कॉस्टिंग, और क्या बोलता है ये तो होएगा ही होएगा, इसको प्रोडक्ट कॉस्ट मानो नहीं। ठीक, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब तो वो जो प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड खर्चा है, बनाओगे तो इनकर्ड होगा। तो ये जो प्रॉफिट का प्रेजेंटेशन है ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें हमें ये पता चल रहा होता है कि प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड खर्चा कौन सा है, और फिक्स कॉस्ट जो कि पीरियड कॉस्ट है वो कितना है जो इनकर्ड होगा ही होगा। ठीक, तो बेटर प्रेजेंटेशन देता है प्रॉफिट का। लिमिटेशन मार्जिनल कॉस्टिंग का, देखो कई बार डिफिकल्ट होता है कॉस्ट को क्लासिफाई करना, कुछ कॉस्ट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है कि फिक्स नेचर का हो रहा है कि वेरिएबल नेचर का हो रहा है। तो सारे कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में क्लासिफाई करना ये इजी टास्क नहीं है, डिफिकल्ट टास्क है। अंडर स्टेटिंग डब्ल्यूआईपी सिंस वेरिएबल कॉस्ट में होता है तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के तुलना में अंडर स्टेट होता है, कम वैल्यूएशन पे होती है। ठीक इसी से रिलेटेड फोर्थ पॉइंट है फॉल्टी वैल्यूएशन। जनरली लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, डब्ल्यूआईपी भी एक मेजर रोल प्ले करता है, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय के लिए, पैसा लंबे समय के लिए फंसने वाला है, उस केस में डब्ल्यूआईपी को वेरिएबल कॉस्ट में वैल्यू करना अच्छा नहीं होता, डब्ल्यूआईपी के टोटल कॉस्ट में वैल्यू करना चाहिए। और मार्जिनल कॉस्टिंग तो बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट में वैल्यू करो, तो इसलिए बोलते हैं लार्ज कॉन्ट्रैक्ट के केस में वैल्यूएशन जो है ये अच्छा नहीं प्रोवाइड करता है। अगला देखिए, इग्नोर टाइम फैक्टर एंड कॉस्ट ऑफ मशीन यूज। इसका मतलब क्या होता है, कोई एक चीज है इतने टाइम में बना है, दूसरा चीज उससे ज्यादा टाइम में बना है, वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ ये देखता है कि इसमें कॉस्ट कितना इनकर्ड हुआ। अगर दोनों में सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड हुआ तो दोनों के लिए, इसके लिए दोनों का कॉस्ट सेम है। लेकिन टाइमिंग भी तो जरूरी है, टाइम फैक्टर, और किसी को बनाने में लंबा समय लगा है तो मोटा मोटी अगर देखोगे तो टाइम फैक्टर को कंसीडर करते, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते, तो उसका कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए। भले ही दोनों का कॉस्ट सेम है, कम पीरियड में बनने वाला ज्यादा पीरियड में बनने वाला, और लॉजिकली ज्यादा पीरियड में बनने वाला टाइम फैक्टर उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। ठीक, मशीन, मान लो महंगा मशीन कहाँ पे यूज हो रहा है, सस्ता मशीन कहाँ पे यूज हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करनी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर को मार्जिनल कॉस्टिंग इग्नोर करता है जो इसको कंसीडर करनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू के लिए, ये नहीं पढ़ा था आपको। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये आपको पढ़ा चुका हूं, दोबारा यहाँ पे रिपीट कर लेंगे। याद करिए चैप्टर 1 का जो थ्योरी मैंने डाला था, तो कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक में स्टेप में ये वाली चीज आपको कवर किया था। प्रोसेस फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड,
एंड एडवांटेज एंड क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही बेसिक है, आप खुद से देख लेना बुक में, बस एक बार स्कैनिंग कर लेना, आने की प्रोबेबिलिटी कम है, एक बार स्कैनिंग जरूर कर लेना, ठीक। अब बची हुई चीजें जो वेरिएंसेज है वो तो हमने पढ़ ही रखा है डिटेल में, और सारे कंसेप्ट। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड को 4 टाइप में बांट सकते हैं। ये 2 टाइप, बेसिक स्टैंडर्ड एंड करंट स्टैंडर्ड, कंपेरेबल है, एक दूसरे के कंपैरिजन में लिखा है। आइडल स्टैंडर्ड और नॉर्मल स्टैंडर्ड, ये दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले ये पढ़ते हैं, याद भी ऐसे ही करना है, ये दोनों एक साथ, फिर ये दोनों एक साथ। बेसिक स्टैंडर्ड, जब हम किसी पर्टिकुलर ईयर को एज अ बेस मान के उस साल के स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, मान लो 2020, ठीक, और हर एक साल एक्चुअल परफॉर्मेंस निकालते हैं, जितना हमने कॉस्ट इनकर्ड किया, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक। इसको बोलते हैं, इस टेक्निक को बेस स्टैंडर्ड, जहां पे स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर ईयर का है और हमेशा चेंज नहीं हो रहा है, उसी स्टैंडर्ड को कंपेयर कर रहे हैं हर एक साल के एक्चुअल परफॉर्मेंस से। इस केस में वेरिएंस को ना ध्यान देते हुए ज्यादातर ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस ध्यान देते हैं, कि इस साल के तुलना में ये साल कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हुआ या कॉस्ट सेविंग हुआ, इस साल के तुलना में ये साल या इस साल के तुलना में ये साल कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हुआ या कॉस्ट सेविंग हुई, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन के फॉर्म में देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक बेस ईयर के लिए सेट किया जाता है, जो कि बार बार चेंज नहीं होता, एक सर्टेन पीरियड के लिए ये कांस्टेंट रहता है, लंबे पीरियड के लिए, ठीक है। ईयर टू ईयर कंपैरिजन इसमें ज्यादातर फॉलो किया जाता है, परसेंटेज कंपैरिजन ज्यादातर फॉलो किया जाता है। पर करंट स्टैंडर्ड का मतलब है हर एक साल पता है क्या करेंगे, हर एक साल उसका अपना स्टैंडर्ड निकालेंगे। जैसे 2024 है ना, तो इस साल का स्टैंडर्ड कॉस्ट और इस साल का एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट हम डिटरमाइन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट हमें पता चलेगा, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद, और वेरिएंस निकालेंगे, रेमेडियल एक्शन लेंगे। फिर 2025 आया, सेम काम करेंगे, पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे जितना होते रहेगा, बाद में लास्ट में वेरिएंस निकालेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड हर एक साल सेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड करंट कंडीशन के बेसिस पे सेट किया जाता है, वेरिएंसेस निकाले जाते हैं, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर पीरियड के फिक्स कर दिया जाता है, उसी को बेस ईयर को स्टैंडर्ड मान के, बेस ईयर का जो स्टैंडर्ड है उसी के कंपैरिजन में हम चेक कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है। चलो, स्टैंडर्ड को अब आइडल या नॉर्मल स्टैंडर्ड में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आइडल स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा स्टैंडर्ड जो मोस्ट फेवरेबल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया हो, मटेरियल कम से कम प्राइस में खरीदा जाए तो ऐसा प्राइस सेट किया गया है स्टैंडर्ड तय करते टाइम, कम से कम यूजेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाला जाए, वैसा अगर आपने इनपुट आउटपुट रेशियो सेट किया है, लेबर सस्ते से सस्ते लेबर को कंसीडर किया है स्टैंडर्ड सेट करते टाइम, आउटपुट मैक्सिमम से मैक्सिमम बन पाए ऐसा कंसीडर किया है, यानी कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में क्या स्टैंडर्ड हो सकते हैं वो आपने लगाया है, उस स्टैंडर्ड को बोलते हैं आइडल स्टैंडर्ड। अब इतना आइडल स्टैंडर्ड अचीव करना तो एक्चुअल में पॉसिबल है नहीं, तो ये अनअटेनेबल भी होते हैं और ये डिमोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं। लोग को पता होता है ये ऐसा अचीव कर ही नहीं सकते और ज्यादा ध्यान ही नहीं देते उसको अचीव करने पे, ठीक। नॉर्मल स्टैंडर्ड का मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए, वो सेट करते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, कंपैरिजन होता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड ज्यादातर ऐसा होता है ना कि एक्चुअल में हम कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड को बीट करने के लिए, एक्चुअल में हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उससे कम में बनाए, पर ये जो आइडल स्टैंडर्ड है ना, ये इतना ज्यादा आइडल है कि इसको बीट करना मुश्किल है, तो लोग सोचता ही नहीं है इसको बीट करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल स्टैंडर्ड कैन बी अचीव्ड, ये जनरली अनअटेनेबल होते हैं। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन में जो स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं वो है, और ये नॉर्मल कंडीशन में जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है वो है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस बताइए, सिंपल सी बात है, पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस को इवेल्युएट करके रेमेडियल एक्शन लेंगे, यही तो है प्रोसेस। कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप में भी यही हमने पढ़ा था। सेट करेंगे स्टैंडर्ड, अटेनमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पता करेंगे, ठीक। एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपैरिजन करेंगे तो हमें वेरिएंस पता चलेगा। इन्वेस्टिगेट करेंगे, रीजन ऑफ वेरिएंस पता करेंगे, वेरिएंस क्यों हुआ,
मटेरियल कॉस्ट का, प्राइस का वेरिएंस है, यूसेज का वेरिएंस है। अगर प्राइस का वेरिएंस है तो महंगा क्यों खरीदाया भाई, और अकॉर्डिंगली लास्ट स्टेप है डिस्पोजिंग ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस अराइज हुआ, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड हुए या जो भी हुए, वो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। ठीक है, वेरिएंस को डिस्पोज अप करेंगे, जहां पे जाना होगा वेरिएंस को जनरली कॉस्टिंग पीएल में भेजा जाता है रिकॉन्सिलेशन बना के। वो चीज आपके सिलेबस में था नहीं, वेरिएंस रिकॉन्सिलेशन देखा होगा आपने, सिर्फ मैंने वेरिएंस पढ़ाया है, उसकी रिकॉन्सिलेशन नहीं बताई थी। ठीक है, चलो अगला चैप्टर है बजटरी कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक, इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ भी रखे, ये कुछ टॉपिक है जो नहीं पढ़ रखे, जहां से थ्योरी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है और पूछते रहता है। चलो, सबसे पहला है जीरो बेस बजटिंग। एक होता है ट्रेडिशनल बजटिंग, जो ज्यादातर आपको देखने को मिलती है, यही हम लोग यूज भी करते हैं। ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है, ये इस साल का बजट बनाना हो ना, मान लो ये करेंट ईयर है, तो हम कैसे करते हैं, पिछले साल का लास्ट ईयर का डेटा देखते हैं, उसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करके करेंट ईयर का फोरकास्ट करते हैं। मान लो लास्ट ईयर सेल था 2 लाख, तो इस साल सेल बजट बनाएंगे, तो इस साल मान लो हमने देखा कि इस साल हो सकता है हम 10% ज्यादा सेल करेंगे, तो बजटेड सेल होगा 2,20,000। यानी कि लास्ट ईयर को डेटा को यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे बना रहे हैं, उसी में इंक्रीज करके इस साल का डेटा फोरकास्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर को एज अ बेस मान के। ये बोलते हैं ट्रेडिशनल बजट। ज्यादातर बजट कैसे बनता है, ट्रेडिशनल बजट बनता है। ये ज्यादातर क्या है, अकाउंटिंग है बस। लास्ट ईयर को डेटा को यूज करना है, प्रीवियस ईयर का डेटा को यूज करना है, और थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर देने हैं डिपेंडिंग अपन फोरकास्ट। एक होता है जीरो बेस बजटिंग। ये क्या होता है, ये कहता है इस साल बजट करना है ना, लास्ट ईयर के डेटा को यूज करने की जरूरत नहीं, इस साल का एस्टिमेटेड सेल निकालना है ना, मार्केट रिसर्च करिए, पता करिए, इसमें थोड़ा रिसर्च ज्यादा लगता है, और एक्चुअल इस साल कितना सेल होने वाली है ये एस्टिमेट करो, लास्ट ईयर को बेस करके बस बढ़ा के इंक्रीमेंटल अप्रोच से नहीं, करेंट एस्टिमेट करो। ठीक है, तो इसमें मार्केट रिसर्च कुछ ज्यादा लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हर एक इवेंट अब मान लो मटेरियल कॉस्ट पता करना है, ठीक, बजट करना है कि मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, पिछले साल कितना लगा, थोड़ा बहुत महंगाई को एडजस्ट कर दो, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दो, तो इस साल का मटेरियल कॉस्ट बजट बन जाएगा। पर ये बोलता है नहीं, मटेरियल कॉस्ट बजट बनाना है ना, आप एक काम करो, इस साल मटेरियल कितने मिल रहा है, जाओ बाहर में तय करके आओ, एस्टिमेट करके आओ, इस साल कितना खर्च होगा, और इस साल का बजट बनाओ। पिछले साल को एज अ बेस नहीं मानना है, सब चीज इस साल में एस्टिमेट करना है, तो इसमें टाइम बहुत लगता है, खर्चे बहुत लगते हैं, नॉलेज चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, चलो ट्रेडिशनल बजट, जीरो बेस बजटिंग। ट्रेडिशनल बजट लास्ट ईयर को बेस मान के बनता है, ये किसी भी लास्ट ईयर को बेस नहीं मानते। इंक्रीमेंटल अप्रोच पे होता है, पिछले साल के बजट को, पिछले साल जो परफॉर्मेंस थी उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज करके बनता है। ये क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे नहीं बनता, ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड है, बस अकाउंटिंग तो कर रहे हैं, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अकाउंटिंग करनी है, लास्ट ईयर का डेटा पड़ा हुआ है, पर ये डिसीजन ओरिएंटेड है। ज्यादातर अगर हमें करेंट कंडीशन में कोई डिसीजन लेना हो ना, तो हम ये ट्रेडिशनल बजट ना करके जीरो बेस बजटिंग करते हैं, इसमें मेहनत थोड़ा ज्यादा लगता है। ऑल एक्टिविटी आर नॉट री एवेल्युएटेड ईच टाइम बजट इज प्रिपेयर्ड। हर एक एक्टिविटी को री इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं, पिछले साल का जो है ना उसी को बेस मान के थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे, पर इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हर एक एक्टिविटी को री इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ती है जब जब बजट बनाते हैं, क्योंकि इसमें तो पिछले साल को बेस मानना ही नहीं है, करंट बेसिस पे सब चीज फोरकास्ट कर करके बजट बनाना है, तो इसमें रिसर्च बहुत करना पड़ेगा, एक एक एक्टिविटी को पता करनी पड़ेगी। डिसएडवांटेज ऑफ जीरो बेस बजटिंग। अब एडवांटेज तो आपको समझ में आ गया कि डिसीजन मेकिंग के लिए जीरो बेस बजटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा रियलिस्टिक है जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, डिफिकल्ट तो है पर रियलिस्टिक है। पर डिसएडवांटेज क्या है, एक तो कॉस्ट एंड टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, बहुत पेपर वर्क और इंसान चाहिए इसको बनाने के लिए, है ना। अगला, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू मैनेजमेंट, बिना ट्रेनिंग के नहीं हो पाएगा, सिंपली आप इसको नहीं बना सकते, इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। इम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म रेदर देन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कभी कभार यूज कर सकते हैं ये बजटिंग टेक्निक, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देता है, कभी डिसीजन लेना हो तो ये टेक्निक यूज कर लिया। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग करने के लिए जीरो बेस बजटिंग को यूज नहीं किया जा सकता है, संभव ही नहीं है, फिर तो साल भर बजटिंग ही करनी पड़ेगी सारे मैन पावर भी यूज करके। अगला कंसेप्ट है बजट पीरियड वर्सेस कंट्रोल पीरियड। पता है
एक सर्टेन पीरियड का ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाता है। ये पीरियड क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी, एनुअली भी हो सकता है। हमने कैश बजट बनाना सीखा, है ना। हमने बहुत सारे बजट जैसे प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना सीखा। बजट जिस पीरियड का बनाते हैं ना, उस पीरियड को बोलते हैं बजटेड पीरियड। ये क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, ठीक। जिस पीरियड के लिए बजट बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, बजटेड पीरियड। क्वार्टरली, मंथली, एनुअली भी हो सकता है। बजट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये टाइप्स ऑफ बजट में आपको पढ़ाया था। पर कंट्रोल पीरियड का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ना कुछ कुछ दिनों बाद अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए थोड़ा बहुत उतनी दिन का इंतरिम रिपोर्ट बनाती है। अब ये 6 महीने में भी हो सकता है, 8 महीने में भी हो सकता है, 9 महीने भी हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। और कुछ महीने का, मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी है 6 मंथ का इंतरिम रिपोर्ट बनाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि पिछले 6 महीने में हमने कैसा काम किया, तो इसको बोलेंगे कंट्रोल पीरियड, ठीक है। परफॉर्मेंस इवेल्युएट करने के लिए जो इंतरिम रिकॉर्ड बनाते हैं ना, इंतरिम रिपोर्ट बनाते हैं ना जिस पीरियड के लिए, वो कंट्रोल पीरियड है। अब बजट तो क्या है, बस बजट जिस पीरियड के लिए बना रहे हैं वो बजट पीरियड है, ठीक। पीरियड फॉर विच इंतरिम रिपोर्ट इज प्रिपेयर फॉर करेक्टिव एक्शन। ऑब्वियसली इंतरिम रिपोर्ट बना ही रहे कि अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाए, करेक्टिव एक्शन ले पाए। ये मैनेजमेंट तय करती है कि कंट्रोल पीरियड कितना होगा। बजट पीरियड कैसा होता है जनरली, एनुअली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली। पर कंट्रोल पीरियड कुछ भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, 25 डेज, है ना। तो कंट्रोल पीरियड मैनेजमेंट बताता है कितने कितने दिनों का हम कंट्रोल पीरियड रखेंगे। उस कंट्रोल पीरियड के लिए एक इंतरिम रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं हमसे क्या क्या गलती हुआ और उसको करेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। ये जनरली शॉर्ट टर्म ही होता है। बजट तो लॉन्ग टर्म भी बना सकते हैं, कंट्रोल पीरियड शॉर्ट टर्म होता है, कुछ कुछ दिनों बाद ही हम रिव्यू करते हैं इस चीज को। प्रोग्राम बजट एंड परफॉर्मेंस बजट, ठीक। प्रोग्राम बजट एंड परफॉर्मेंस बजट। देखो, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्टिविटी का अगर बजट बनाते हैं ना जनरली, प्रोग्राम का मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटी। जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा योजना प्रोग्राम आ रहा होता है, एक्टिविटी आ रहा होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। प्रोग्राम बजट ज्यादातर एनजीओ या गवर्नमेंट ही बनाते हैं, जो स्पेसिफिक प्रोग्राम या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक। तो उस एक्टिविटी में क्या खर्चे लग सकते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ये है प्रोग्राम बजट, ठीक। प्रोग्राम बजट कुछ नहीं है, प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी या प्रोग्राम। इट इंक्लूड ओनली रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम। जो प्रोग्राम से रिलेटेड हम बजटिंग कर रहे हैं ना, उसी प्रोग्राम का रेवेन्यू और उसी प्रोग्राम का खर्चे ध्यान देंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं। ज्यादातर एनजीओ और गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम बजट बनाती है। परफॉर्मेंस बजट, कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए अगर बजट कर रहे हैं ना, तो वो परफॉर्मेंस बजट हो गया। ये मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ज्यादातर परफॉर्मेंस बजट बनाई जाती है, तो इसीलिए लिखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बजट बनाते हैं, ग्रेटर मैनेजरियल इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए जो बजट बनाते हैं, वो क्या होता है, मैनेजरियल बजट, वो क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। अब है बजटरी कंट्रोल। बजट तो आपको समझ में है, इसका बड़ा वर्जन बजटरी कंट्रोल है। बजटरी कंट्रोल में सब होता है, बजट बनाना, उसके बाद अगला स्टेप होता है एक्चुअल, हम देखेंगे एक्चुअल से बजट को कंपेयर करेंगे। अगर हो सकता है कई बार बजट को रिवाइज करना पड़ता है, चेंजेस आ गए सरकमस्टांसेस में, जो सोच के बजट बनाया था बाद में सरकमस्टांसेस चेंज हुए, तो थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते हैं, ठीक। तो रिवाइज करना पड़ा, वो भी कर लेते हैं। एक और स्टेप होती है ना लास्ट में, अगर बजटेड और एक्चुअल में डिफरेंस आया तो उसको इवेल्युएट करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। यह पूरी प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एंड रिजल्ट है, अंत में जो इवेल्युएट करके करेक्टिव एक्शन लेते हैं ना, यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट करने को बजटरी कंट्रोल बोलते हैं, ठीक। बजटरी कंट्रोल एक एंड रिजल्ट है, ठीक है। देखो, बजटरी कंट्रोल प्रोसेस में ना एस्टिमेट करेंगे बजट, कंपेयर करेंगे एक्चुअल से, करेक्टिव एक्शन लेंगे। थर्ड में एक लाइन मैंने लिखाई थी जो यहाँ पे मिसिंग है, आपके बुक में, इंस्टीट्यूट के बुक में है, रिवाइज बजट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बीच में, रिवाइज बजट एज पर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। कई बार एस्टिमेट करते हैं बजट, कई बार रिवाइज भी करना पड़ता है, सर्कमस्टेंसेस में चेंज आए तो एक्चुअल से हम कंपेयर करते हैं बजट को,
और एक्चुअल और बजट में डिफरेंस हो तो कई बार उसमें करेक्टिव एक्शन जो लेने की जरूरत पड़ती है वो लेते भी है। इस पूरी प्रोसेस को कवर करता है बजटरी कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है बजट बनाने का और बजटरी कंट्रोल का? एस्टिमेट इलिमिनेट वेस्टेज, वेस्टेज कम से कम हो। बजट बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमने बजट ऐसा किया था, एक्चुअल में ये हुआ। क्यों एक्चुअल में ये हुआ? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो देखेंगे क्या कोई वेस्टेज तो नहीं, अगर कुछ है, जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे, इवेलुएट नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा कमी? ठीक, तो इलिमिनेट वेस्टेज। हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, कई बार बजट बनाते हैं भविष्य का सही एस्टिमेशन लगाने के लिए। कैश बजट में बताया था ना आपको, कैश की कोई कमी हो गई या एक्सेस कैश हो गया तो पहले ही बजट करेंगे तभी तो पता होगा। तो बजट इसलिए भी बनाया जाता है कि फ्यूचर एस्टिमेट कर पाए। कोऑर्डिनेट विद द एक्शन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, बजट बनी रहेगी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट इंटरलिंक है और उनकी कोऑर्डिनेशन भी सही रहेगा। ठीक, चलो, परचेज करने का काम परचेज डिपार्टमेंट का है ना, प्रोडक्शन करने का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। बजट बनेगा, हमें पता रहेगा कितना प्रोडक्शन करना है, उसी अनुसार कितना परचेज करना पड़ेगा, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, ये सारे इंटरलिंक है कि नहीं? तो अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करती है परचेज, अलग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, अलग डिपार्टमेंट पर बजट कर लेंगे, हमें इंटरलिंक है अगर ये चीजें प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल परचेज, तो इससे ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है। करेक्ट डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, बजट बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि बजटेड कितना रखा था हमने या इसी को स्टैंडर्ड बोल रहा है और एक्चुअल कितना था, और इनके बीच में जो डिफरेंस है ना डेविएशन, ये क्यों अराइज हुआ, इस डेविएशन को करेक्ट करेंगे कि आगे से दोबारा ना हो। ठीक है। लिमिटेशन बताइए। लिमिटेशन नंबर 1, बजट प्रिपरेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क, बजट बनाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हमें फोरकास्ट करना है फ्यूचर डेटा को। फ्यूचर फोरकास्ट इज अनसर्टेन, कई बार जो डेटा हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि इतना हो सकता है वो नहीं भी हो सकता है क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, ये तो बस एस्टिमेट है ना जो हम लगा रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, बजट कई बार पास्ट डेटा को यूज करके ही, तो हम ज्यादातर पास्ट डेटा को यूज करके ही हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, और पास्ट डेटा कई बार अनरिलायबल हो सकते हैं। ठीक है, कि पास्ट डेटा में कोई गड़बड़ी है तो उस केस में जो फोरकास्ट करोगे आप वो भी गड़बड़ी निकलेगा। ठीक है, अगर डेटा रिलेवेंट नहीं है, कई बार डेटा नॉट रिलेवेंट होते हैं, कई बार डेटा इनएक्यूरेट होते हैं, कई बार डेटा चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को सपोर्ट नहीं करते, पीछे जो हुआ था आगे हो सकता है वैसा ना हो, आगे हो सकता है मंदी आ जाए, और बजट आपने फोरकास्ट किया था कुछ और डेटा को यूज करके, आगे हो सकता है कुछ और डेटा आ जाए। ठीक है, कई बार इंसान देखो सेल्स बजट लोगों ने बनाया होगा 2019 में को देख के 2020 के लिए। ठीक है, सारे कंपनी बनाई होगी, 2020 में आ गई कोविड, तो क्या लगता है ये जो बजट बनाई होगी पिछले साल को यूज करके इरिलेवेंट हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो अबनॉर्मल रीजन अराइज हो गया ये तो हमने सोचा ही नहीं था, और जो पीछे डेटा यूज किया उसमें अबनॉर्मल रीजन तो था ही नहीं, तो इसलिए कई बार जो पास्ट डेटा है ना वो रिलेवेंट नहीं होते चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। गेनिंग कोऑर्डिनेशन, अभी हमने बोला ना कि डिपार्टमेंट सब में कोऑर्डिनेशन होगा, ये इतना भी आसान टास्क नहीं है। ठीक है, चलो, बजटरी कंट्रोल के कुछ एलिमेंट है, आसान है, एक बार आप देख लेना, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। बजट सेंटर, बजट मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, बजट कमेटी, बजट कंट्रोलर, बजट की फैक्टर एंड बजट रिपोर्ट, थोड़ा सा स्कैन कर लेना ना हो तो बुक से, सिर्फ एलिमेंट भी याद रखोगे तो बाई चांस एमसीक्यू में पूछ ले, इसके डिटेल में एक एक एलिमेंट को बताने लायक कुछ भी नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास को यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। मैंने आपको बताई थी कि मैक्सिमम जो थ्योरी है ना वो प्रैक्टिकल में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो बच्चा प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीजें मैं कंसेप्ट पढ़ाते टाइम बोलता हूँ लिखाता हूँ, आपको लगता होगा कि सर ये क्वेश्चन बनाने से रिलेटेड तो नहीं है, पर आप यूं ही करा रहे हो, यूं ही नहीं करा रहा, बहुत सारे थ्योरी कहाँ पे कवर हो जाते हैं जो वहां पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन आएंगे थ्योरी क्वेश्चन में या आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो अगर आपको थ्योरी अटेंड करना है तो पूरी लेक्चर प्रैक्टिकल वाले, ये 2 लेक्चर थ्योरी वाले, ये सारे देखोगे तभी इनकी कंबाइंड वर्जन में आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, छोटे मोटे टॉपिक जो मुझे लगा इरिलेवेंट है वो आपको स्कैनिंग खुद से करनी है, मैक्सिमम रिलेवेंट टॉपिक मैंने पढ़ा दिया चैप्टर्स के भी, और इन चैप्टर्स के जब प्रैक्टिकल लेक्चर आप देखोगे उसको और इसको कंबाइन करोगे लगभग पूरी चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, कॉस्टिंग की अब एमसीक्यू रह गया, एमसीक्यू का लेक्चर लेके आऊंगा मैं, एमसीक्यू करा दूंगा आप लोगों को, मोस्ट प्रोबेबली कल ही कर लेंगे, और एफएम का भी लेक्चर वेरी सुन आ जाएगा, डोंट वरी, कोई भी डिले नहीं होगी। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में,
स्टिल आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। पीडीएफ में डाल दूंगा, देख लेना। कई बार पीडीएफ अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, आधे घंटे बाद आप देखोगे डला रहेगा, टेलीग्राम पे ही डला रहेगा। लास्ट लेक्चर में भी आधे घंटे बाद डल चुका था पीडीएफ, ठीक। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहो तब तक। और क्या चाहिए आगे क्लासेस से रिलेटेड ये कमेंट बॉक्स में लिखना, उसी से रिलेटेड फटाफट आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।